आज दीवार में एक खिड़की रहती थी जो विनोद कुमार शुक्ल जी द्वारा लिखा गया है। उसका आज फाइनल पार्ट है, तो चलिए शुरू करते हैं। पानी पियोगे? धीरे से सोनसी ने पूछा। हाँ पी लूंगा। रघुवर प्रसाद बैठे हुए थे। वह गुंडी से पानी निकाल कर लाई। कड़े चूड़ियों के साथ नब्जे, इसलिए उसने ऊपर सरका लिया कि हाथ में कसे रहेंगे। पानी पीकर रघुवर प्रसाद लेट गए। तुम भी लेट जाओ। मैं नहीं लेटती, अम्मा देखेगी तो क्या सोचेंगी। कहाँ लगी? माथे में। सोनसी ने रघुवर प्रसाद के माथे को छुआ जैसे स्पर्श का लेप लगाया हो। रघुवर प्रसाद ने हाथ हटा दिया। दूर दूर लेट जाते हैं, सोनसी ने कहा। वह रघुवर प्रसाद से दूर खिसक कर लेट गए। रघुवर प्रसाद भी उससे कुछ दूर सरक गए। रघुवर प्रसाद लंबे थे। सोनसी के पैर से उन्होंने अपना पैर जानबूझकर छुआया तो सोनसी ने अपना पैर हटा लिया। रघुवर प्रसाद को हल्का सा ख्याल आ रहा था कि वे यही खटिया पर सो रहे थे। ऐसा होता तो सोनसी कहती, अम्मा बेसुध सो रही हैं। रघुवर प्रसाद सोच रहे थे कि लंबी चौड़ी धरती हो और दोनों धरती पर सोए हो तब भी यही लगेगा कि दोनों साथ साथ सो रहे हैं, चाहे वे उत्तरी ध्रुव की धरती हो और सोनसी दक्षिणी ध्रुव की धरती पर। क्या उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव अलग अलग खटिया नहीं हो सकते? उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के बीच छोटू को सुला दिया जाए तो ठीक रहेगा। वे उठे। उन्होंने छोटू को दोनों हाथों से उठाया, बीच में छोटू को सुला दिया। तुम चाहो तो अम्मा के पास सो जाओ, धीरे से उन्होंने कहा। सोनसी अंधेरे में आंख खोले देख रही थी। खिड़की से चंद्रमा का उजाला कमरे में था। छोटू को सोनसी ने चादर उड़ा दिया था। करवट लेते ही रघुवर प्रसाद का पैर सोनसी से छुआया। सोनसी ने अपना पैर नहीं हटाया। रघुवर प्रसाद को नींद आ गई। दोनों सो गए। सोते में सोनसी ने सुना, तुमने पैर नहीं हटाया। सोते हुए रघुवर प्रसाद ने सुना, हाँ। दोनों गहरी नींद से और गहरी नींद में सो रहे थे। सुबह जब अम्मा उठी तो उसने अपने सिवाय सबको जमीन पर सोते हुए पाया। उसने सोचा अब की रात खटिया उठा देंगे और सभी जमीन पर फैल कर सो सकेंगे। अम्मा को किसी को उठाने का मन नहीं हुआ। जब तक सोए सोने दो। अम्मा ने नहीं उठाया था, पर सुबह के उजाले ने सोनसी को उठा दिया। सोनसी के उठते ही अम्मा ने कहना शुरू किया, छोटू खटिया से पैर लटकाकर सोता है। जमीन पर सुलाने के लिए उसे उठाने लगी। वो तो नहीं उठा। रघु ने सोचा कि उसको उठाया जा रहा है। वह उठा और जमीन पर सो गया। सोनसी दोनों हथेलियों से सामने से बालों को समेटते जूड़ा बनाते हुए हंस पड़ी थी। छोटू कब जमीन पर नीचे आ गया? खटिया से गिरा तो नहीं? सोनसी कुछ नहीं बोली। बहू, छोटी खटिया से गिरा तो नहीं था? नहीं गिरा था, ये उठकर सीधा नीचे सुलाए थे। सोनसी ने कहा, चलो ठीक है, खटिया पर इसको दीवार की तरफ सुलाना चाहिए, नीचे गिरने का डर नहीं होगा। रघुवर को उठा दो बहू। दोनों जने तालाब से नहा धोआ कर आ जाना। छोटू उठेगा तब मैं झाड़ू लगा दूंगी। अच्छा, मैं रघुवर को उठा देती हूँ, अम्मा ने फिर कहा और रघुवर को उठाया। खिड़की पर बच्चे नहीं आए थे। अभी उनके आने का बेरा नहीं हुआ था। सोनसी रघुवर के कपड़े लिए थी। खिड़की से दोनों कूदे। सोनसी पहले कूदी थी। रघुवर पगडंडी में सोनसी के पीछे चल रहे थे। सोनसी के पीछे चलना उन्हें अच्छा लग रहा था। सोनसी किसी दिशा में नहीं जा रही थी, इसलिए लगता था कि दिशाएं सोनसी के पीछे चली आई थी। केवल एक दिशा रघुवर प्रसाद के लिए आगे जाते हुए स्वयं सोनसी थी। सामने और आजू बाजू का दृश्य सोनसी के पीछे आने के लिए अपनी बारी में खड़ा था। सोनसी के आगे निकलते ही उधर की धरती, पेड़, पत्ती सोनसी के पीछे आ जाते। जब एक तालाब जो सफेद कमल से भरा था पीछे छूट गया तो रघुवर प्रसाद ने पूछा, किस तालाब में नहाएंगे? इसी तालाब में, सोनसी ने कहा। कहाँ? तालाब वहां था जैसे हो गया था कि सोनसी वहां नहाएगी। यह तालाब की इच्छा थी, ऐसा भी समझना चाहिए। रघुवर प्रसाद और सोनसी तालाब के किनारे पत्थर पर खड़े रहे। तालाब उनके पैरों के पास रास्ता देखता हुआ था। पानी में लकीरों जैसा कंपन था। वे कूदने वाले होंगे की आशा में तालाब सिहरत हुआ था, या उनकी परछाई पड़ने की छपाक से लकीरों जैसी लहर उठी होगी। तभी पलक झपकते ही साड़ी उतार सोनसी तालाब में लेटी हुई सी कूद गई और पानी में लेटी हुई छपाक हुई कि पानी का बिस्तर था। सोनसी के पीछे तालाब में रघुवर प्रसाद गिरे से कूदे की सोनसी के साथ किसी अदृश्य रस्सी से बंधे थे। सोनसी कूदी तो वे खिंचा गए। अरे कपड़े नहीं उतारे? तैरते तैरते सोनसी ने पूछा। कपड़ा उतारने का समय नहीं मिला, तुम कूद गई थी। दोनों पास पास आराम से तैर रहे थे, अधिक गहरे में नहीं थे। स्वच्छ गहरे पानी का लंबा चौड़ा बिछा हुआ तालाब था। सांस रोककर दोनों डुबकियां लगाते।
डुबकी से बाहर निकलकर हवन की सुगंध से भरी हवा में गहरी सांस लेते। हवा की सुगंध का एहसास उनको पानी के अंदर सांस रुके होने के बाद भी होता था। नहा धोकर दोनों वर के पेड़ की ओर चले। वहां शिवलिंग की तरह पेड़ था। पेड़ के शिखर से लताओं की डाल निकली थी। इन लताओं में अनेक रंगों के फूल थे। हो सकता है वृक्ष में जब फूल चढ़ाए जाते हों तो वे पेड़ में उग जाते हों। यह भी हो सकता था कि अलग अलग समय में फूल के रंग बदल जाते हैं। इस समय सफेद रंग के फूल थे। फूल पेड़ से मुरझाने के पहले गिरकर बिखर जाता था। जिसके पास यह फूल होता उसी के लिए अर्पित था। सोनसी के पास बहुत फूल पड़े थे। सोनसी ने फूल चुने और आंचल में लपेटकर कमर में खोस लिए। रास्ते में बैठे बैठे बुहारते हुए बूढ़ी अम्मा मिली। बूढ़ी अम्मा को देखकर रघुवर प्रसाद को याद आया कि सोनसी के हाथ में कड़े नहीं हैं। कड़े कहाँ हैं? तुम्हारे कपड़े निकालते समय मैंने पेटी में रख दिए थे। बूढ़ी अम्मा सुस्ता लो, सोनसी ने कहा। बूढ़ी अम्मा से झाड़ू लेकर सोनसी वहां झाड़ू लगाने लगी। जल्दी जल्दी उसने आसपास पूरा बहार दिया था। बस इतनी जगह भर बची थी। बूढ़ी अम्मा ने कहा। नहा धो लिए? बूढ़ी अम्मा ने फिर पूछा। हाँ अम्मा, दोनों ने कहा। बूढ़ी अम्मा के पास एक छोटी टोकनी मकाई से भरी थी। मुट्ठी मुट्ठी भर मकई उन्होंने लिया। छोटू भी तो आया है? बूढ़ी अम्मा ने पूछा। सोनसी ने कुछ और मकोई लेकर आंचल में बांध लिए। धुले हुए कपड़े सोनसी के कंधे पर थे। उसी पर सोनसी ने बंधे हुए फूल और मकोई की पोटली को लटका लिया था। एक जगह पेड़ों से बंधे 2 झूले थे। झूलों में छोटे छोटे बच्चे कानों के पास मुट्ठी बांधे सो रहे थे। एक छोटी लड़की बच्चों को ताकने के लिए वहां थी। पास ही एक सूखा नाला था। उस नाले में पेड़ से झड़े हुए सूखे पत्ते थे। नाले में भूले रंग की कई चिड़िया पत्तों को चोंच से पलटाकर कीड़ों को ढूंढ रही थी। लड़की का ध्यान चिड़ियों की तरफ था। हवा से झूले धीरे धीरे हिल रहे थे। 2 फैली तनी रस्सी पर पुरानी साड़ी को तहाकर बनाया गया था। तोड़दाई कहाँ है? सोनसी ने पूछा। मकोई बिनने गई है, लड़की ने शर्मा कर कहा। पेड़ के नीचे टोकनी भर मकोई रखी थी। एक फटे कपड़े से टोकनी ढकी थी। सोनसी का मन हुआ कि वहां दोनों बच्चों को उठाकर अपनी गोद में बैठा ले। पगडंडी पर रघुवर प्रसाद सोनसी के फिर पीछे हो गए। जैसे पैर के चिन्ह छूटते हैं उसी तरह आगे चल रही सोनसी के पीछे सोनसी की चाल की लय के छूटे हुए चिन्ह की तरह सब कुछ एक तरफ था। लय का दृश्य था। तालाब लय का तालाब था। पेड़ लय का पेड़ था। पेड़ में खिले फूल लय थे। लय की पगडंडी थी। रघुवर प्रसाद के पैरों में चलते हुए थिरकन थी। आकाश से लेकर धरती तक सोनसी और रघुवर प्रसाद का घराना था। जो स्थिर था उसका झूमना स्थिर झूमना था। एक बड़ी चट्टान झूमते हुए स्थिर दिख रही थी। रघुवर प्रसाद सोनसी की चाल देखते हुए चल रहे थे। तुम मेरे पीछे पीछे क्यों चल रहे हो? सोनसी ने मन ही मन सब जानकर पूछा। तुम्हारा चलना देखते हुए चल रहा हूं, रघुवर प्रसाद ने चुप रहकर मन ही मन उत्तर दिया। झाड़ियों में कपड़े सुखाने के बाद सोनसी कमरे में कूदी। रघुवर प्रसाद पहले कूद गए थे। अम्मा कहाँ गई? छोटू भी नहीं है, बाहर बैठे होंगे, देर हो गए। हाँ देर हो गई, झाड़ू लगी थी, अम्मा ने बुहार दिया था। दोनों बाहर आए। छोटू अम्मा के पास था। छोटू रुकने की जिद कर रहा था और अम्मा कल सुबह की बस से जाने को कह रही थी। छोटू कह रहा था कि अम्मा बस से अकेली चली जाए, स्कूल खुल गया होगा, अम्मा छोटू से कह रही थी। अम्मा 1-2 दिन और रुक जाओ ना। तब सोनसी ने कहा, जाना पड़ेगा, रघुवर के पिता को अकेले दिक्कत होगी। 2 दिन का कहकर आई थी। अम्मा जानती थी कि छोटू अभी रुकने को तैयार है। कल जाने के समय रिक्शे में सबसे पहले बैठ जाएगा। अम्मा मान गई कि छोटू रुक जाएगा। छोटू ने कहा कि वो अम्मा को छोड़ने बस स्टैंड तक जाएगा। तू किसके साथ गांव जाएगा? रघुवर प्रसाद ने पूछा। अकेला चला जाऊंगा, छोटू ने कहा। छोटू ने रघुवर प्रसाद से पूछा, आज हाथी आएगा? आज नहीं आएगा, आज इतवार है, साधु की तबीयत भी ठीक नहीं है। वह रहता कहाँ है? छोटू ने पूछा। खैरागढ़ बाड़ा में। कल मैंने उससे पूछा था, वहां राजा का खंडहर मकान है। मकान की दलान में वह रहता है और हाथी पेड़ से बंधा रहता है। उधर घूमने चलेंगे? छोटू ने पूछा। तुम तो रुक रहे हो, फिर कभी चलेंगे। छोटू ने कुछ नहीं कहा। अम्मा अंदर चली गई तो सोनसी ने रघुवर से कहा, अम्मा रुक जाती तो अच्छा था। छोटू का भी मन है। पेड़ पर छुपने वाले लड़के का पिता सड़क पर डंडा लिए सोनसी को दिखा। सोनसी ने रघुवर को बताया, वह आदमी बीड़ी पीने वाले लड़के का पिता है। जो डंडा लिए हैं उसे तो कई बार देखा है। डंडे वाला आदमी इधर उधर देखते हुए जा रहा था।
अपने लड़के को ढूंढ रहा था ताकि पकड़कर घर ले जाए। पकड़कर ले जाने के लिए नहीं, लड़के को दिख जाने के लिए ढूंढ रहा है। लड़का उसे न दिखे पर छुपा हुआ लड़का उसे देख ले, जिससे उसे मालूम हो जाए कि उसका दद्दा घर पर नहीं है। लड़का बता रहा था कि जब तक दद्दा घर पर रहता है वो घर नहीं जाता। अपने घर से दूर जा रहा है कि लड़का समझ ले कि वह बहुत देर तक नहीं लौटेगा, रघुवर प्रसाद ने कहा। डंडे वाला सतर्कता से इधर उधर देख रहा था। लड़के को यदि वह धोखे से देख ले तो लड़के को पता न चले कि उसने देखा है। रात में जब रघुवर प्रसाद लड़कों को पढ़ाते थे तब वह डंडा लिए सड़क पर घूमता हुआ दिखाई दे जाता था। बिजली के नीचे पढ़ने वाले लड़कों के पास यूं ही खड़ा हो जाता था। रघुवर प्रसाद सड़क पर पढ़ाते थे, इसलिए उसे कुछ कह नहीं सकते थे। सड़क सबके आने जाने के लिए थी। वहां लड़कों के चारों तरफ कुछ लोग भीड़ लगा ले तो क्या कर सकते थे? मना तो नहीं कर सकते थे। कक्षा में पढ़ाते होते तो मना करते। सड़क पर गाय आकर खड़ी हो जाती थी, पगुराते हुए वहीं बैठ जाती थी। लड़कों के पास गोबर या पेशाब करने लगती थी, तब वहां से हटना पड़ता था। बिजली के खंभे के नीचे पर्याप्त उजाला रहता था। बिना कंडील के पढ़ाई हो जाती थी और मिट्टी तेल की बचत हो जाती। बिजली के खंभे को टेबल लैंप की तरह इधर उधर ले जा सकते हैं तो उसको किसी एकांत जगह ले जा सकते हैं। इतने सारे खंभों में एक दो खंभे कम हो जाते तो फर्क नहीं पड़ता। सड़क पर अंधेरा होते ही सन्नाटा हो जाता। आदमियों का हल्ला बिल्कुल नहीं था। सड़क के कुत्ते के भौंकने का कभी कभी बहुत हल्ला होता था। रात को आती जाती बैलगाड़ी का ध्यान रखना पड़ता था। गाड़ी चलाने वाले जब ऊँघते तब बैल यद्यपि सड़क पर अपनी मर्जी से ठीक ठीक चल रहे होते, पर कभी एकदम किनारे हो जाते, फिर उस किनारे से हटते हटते सड़क के दूसरी किनारे को बढ़ने लगते। ऐसे में संभलना पड़ता था। बिजली के खंभे के पास पेड़ थे। पेड़ पर उजालों में कीड़े खाने घुघू, उल्लू आदि पक्षी बैठे होते। घुघू या उल्लू सुन न ले, इसलिए लड़के आपस की बात में किसी का नाम न लेते थे। लड़कों का कहना था कि यदि उल्लू नाम सुन ले तो उस नाम को वह याद करता था। जिसका नाम वह याद करता वह धीरे धीरे दुबला होकर मर जाता था। धोखे से नाम निकल जाने पर राम का नाम लेते थे और बच जाते थे। डंडे वाला आदमी रघुवर प्रसाद को पहचानने लगा था और रघुवर प्रसाद को हाथ जोड़कर गुहार करता था। रघुवर प्रसाद और सोनसी ने देखा कि गूलर के पेड़ से लड़का कूदा और भागा। वह घर गया होगा। उसने दद्दा को देख लिया था। रघुवर प्रसाद ने कहा, लड़के के दद्दा को बुलाकर बात करता हूँ। बात करने पर गूलर के पेड़ के बारे में मत बताना। हाँ, रघुवर प्रसाद ने कहा। परंतु रघुवर प्रसाद के बुलाने के पहले छोटू ने उसे आवाज दे दी, डंडा वाले भैया, ओ डंडा वाले भैया। आदमी ने पलट कर देखा। छोटू हाथ हिलाकर बुला रहा था। पास आकर उसने रघुवर प्रसाद और सोनसी को राम राम कहा। अपने लड़के को ढूंढ रहे हो? सोनसी ने पूछा। हाँ भाई, घर नहीं आता। मेरे को बाहर घूमते देख लेगा तो घर चला जाएगा। उसको मारना मत, प्यार से समझा देना। बस एक बार मारा था भाई। बीड़ी पीता है, इसके लिए बाद वह भागता रहता है। मिले तो समझाऊं, घर नहीं आता, छुप कर दूर से देखता रहता है। घर पर रहता हूं तो डंडा दरवाजे पर छोड़ देता हूं। डंडा देख लेगा तो जान जाएगा कि मैं घर पर हूं। तुम्हारा लड़का खाकी पैंट पहनता है ना, 10-12 साल का, उसको जानता हूं। वह कभी कंघी नहीं करता। वही है महाराज, 10 साल का है। छोटू की तरफ देखकर बोला, इसके समान। तुम कल सुबह छुप कर मेरे घर आ जाना। तुम्हारे लड़के को मैं समझा दूंगा। समझ जाएगा तो अपने साथ घर ले जाना। घर से निकलना तो डंडा मत लाना, दरवाजे पर छोड़ देना। लड़का घर नहीं जाएगा। लड़के ने भी बताया था कि दद्दा का डंडा देखकर वह घर आता जाता है। सोनसी जब उसको पेड़ पर चढ़ा देखती तो कभी कभी उससे बातें कर लेती थी। सोनसी से आंख मिलाकर वह बात नहीं कर पाता था। सोनसी पेड़ के नीचे खड़ी हो जाती और खोद खोद कर उससे पूछती, तब बताता था। पेड़ के ऊपर देखते हुए सोनसी को बात करते कोई दिखता तो वह यही सोचता कि सोनसी या तो पेड़ से बात कर रही है या चिड़ियों से। गिलहरी भी सोच सकता था किसी लड़के से बात कर रही है। यह कभी ध्यान में नहीं आता। दोपहर को जब खाने बैठती तब पेड़ को देख लेती थी। लड़का दिख जाता तो उसे खाने के लिए बुला लेती। कभी वो खुद आ जाता। सोनसी को खाने में देर होती तो उससे पहले परोस देती, नहीं तो कोने में खाने के लिए सिर झुकाए बैठा रहता। रात को सबके जमीन पर सोने के लिए अम्मा ने खटिया दीवार से सटाकर खड़ी कर दी थी। जमीन पर बिस्तर लगा दिया गया था। अम्मा को सुबह 5 बजे की पहली बस से जाना था। अम्मा ने याद कर सोनसी को कड़ा पहनने के लिए फिर कहा। सोनसी कड़ा पहनी हुई थी। खटिया के पास रघुवर प्रसाद लेटे थे। फिर अम्मा, छोटू और सोनसी तब जल्दी लेट गए थे कि सुबह जल्दी उठना होगा। सोनसी ने पूड़ी बना ली थी, सुबह खाने के लिए और रास्ते में छोटू के लिए।
अम्मा कभी कड़ा उतार देती हूँ सोते में छोटू को न लग जाए, सोनसी ने कहा। सोनसी अम्मा के पास चली जाती तो छोटी सोनसी के दाहिने तरफ रहता। छोटू को तब भी कड़ा लग सकता था। अम्मा, छोटू को अभी भी कड़ा लग जाएगा, सोनसी ने कहा। मैं उधर आ जाती हूँ, तू मेरी जगह आ जाना, अम्मा ने कहा। ऐसे में सोनसी रघुवर प्रसाद के पास चली जाती। अम्मा को यह ध्यान नहीं था। अम्मा उठकर बैठ गई थी कि सोनसी इधर आ जाइए। इधर आ जा, अम्मा ने फिर कहा। सोनसी का मन हुआ चुपचाप चली जाए वहां। अम्मा धीरे से फिर भी सोनसी ने कहा। अम्मा को तब ध्यान आया। अच्छा, छोटू को रघुवर के प्रसाद के पास कर देते हैं, अम्मा ने कहा। छोटू को रघुवर के पास सरका दिया गया। अम्मा सोनसी के पास चली गई। अब अम्मा को कड़ा न लग जाए उससे रहा नहीं गया। अम्मा, तुमको लग न जाए, कल बस में जाना भी है। अम्मा सोनसी से कुछ देर सरकती हुई झल्ला कर बोली। नहीं लगेगा, इतनी जगह तो है कि किसी को कड़ा लगा था क्या? सोनसी ने चुपचाप दूसरी तरफ करवट ले ली। अच्छा, कड़ा उतार दे, सुबह पहन लेना, अम्मा ने कहा। सोनसी ने कड़ा उतार कर अपनी तकिया के नीचे रख लिया। रघुवर प्रसाद चुपचाप आंखें मूंदे पड़े सोच रहे थे कि पहले सोनसी सो जाए तब सोए। छोटू सो गया था। सोनसी और अम्मा देर रात तक बात करती रही। बीच में बात करते करते चुप हो जाती तो रघुवर प्रसाद सोचते कि दोनों सो गए। सोनसी तब पूछती, अम्मा सो गई? सोई नहीं, तेरे को नींद आ रही है तो तू सो जा। मेरा बात करने का जी कर रहा है, पर क्या बात करूं, कुछ पूछो तो बताऊं। अम्मा, तुम्हारी शादी हुई थी तब तुम कितनी बड़ी थी? सोनसी ने पूछा। 11 साल की थी। शादी के बाद भी गुड़ियों का खेल अच्छा लगता था। मायके जाती तब अपनी गुड़िया से बहुत खेलती थी। तेरे से बहुत छोटी थी, ससुराल में खेल नहीं पाती थी। माँ बाप की बहुत याद आती, तब रोने लगती। रघुवर के पिता 14 साल के थे। चुप कराते कराते वे भी रोने लगते थे। अम्मा, तुम पाठशाला जाती थी? सोनसी ने पूछा। तो अम्मा हंसी। आंखें मूंदे हुए रघुवर प्रसाद भी मुस्कुराए। अम्मा की हंसी सुनकर नींद में छोटू भी हंसा होगा। दूसरी कक्षा तक पढ़ी। बहू, तेरा और पढ़ने का मन हो तो रघुवर से जरूर पढ़ लेना। रघुवर के पिता छुपकर मुझे पढ़ाते थे। मेरे पिता भाई तपेदिक से जल्दी मर गए। सास कठोर थी। ससुर मेरे ब्याह के 4 माह बाद मर गए। कैसे मर गए अम्मा? सवेरे दिशा मैदान से लौट रहे थे। रास्ते में एक पीपल का पेड़ था। पेड़ के नीचे से निकले तो किसी ने नाम लेकर आवाज दी। अकड़ कर बोले, कौन है? तो कहा, रुक जा। नहीं रुकता कहकर चले आए। बड़ी बड़ी मूंछ थी। डंडा रखते थे, पगड़ी बांधते थे। सुबह सुबह का अंधेरा था। कंडील ले जाना भूल गए थे। घर आए तो बुखार था, फिर उठे नहीं। अम्मा चुप हो गई। सोनसी भी कुछ नहीं बोली। थोड़ी देर बाद अम्मा ने पूछा, बहू सो गई? नहीं अम्मा। रघुवर से बड़ी एक बेटी और थी। सांवली थी पर रघुवर से रंग साफ था, सुंदर थी। बड़ी माता में वह भी मर गई। कितनी बड़ी थी अम्मा? 3 साल की थी। रघुवर तब हो गया था। छोटा था, महीने भर का, काला दुबला पतला। रघुवर हुआ तो सास बहुत खुश हुई। अच्छा नहीं दिखता था देखकर। सास ने कहा था, लड्डू गोल नहीं है तो क्या हुआ? लड्डू तो है। रघुवर को देख सास की सारी बीमारी दूर हो गई। परागा के दुख से बीमार पड़ गई थी। परागा उसके साथ सोती थी। परागा कौन अम्मा? मेरी बड़ी लड़की बेटी। अम्मा चुप हो गई। सोनसी सोच रही थी कि अम्मा ने परागा को बेटी कहा था कि उसे। सोनसी से रहा नहीं गया। वो पूछ बैठी, अम्मा तुमने बेटी किसको कहा था? हाँ बेटी, दोनों को, अम्मा ने फिर कहा। इस बार भी अम्मा हंसी। सोनसी का मन रघुवर के बारे में पूछने का बहुत था। सोच रही थी कैसे पूछूं। बहुत देर तक चुप रही तो अम्मा ने फिर पूछा, सो गई क्या? नहीं अम्मा, ऐसे ही बात करो, अच्छा लग रहा है। अम्मा, इनके पैर के घुटने के नीचे चोट का निशान कैसे हुआ? अरे रघुवर को मलाई खुरचन अच्छी लगती थी। एक बार कढ़ाई में दूध उठा रही थी, उसकी खुरचन थी। रघुवर को मैं बुलाई खुरचन खा ले। वह दौड़ते आया और चौके सामने रखे सील से टकरा गया। मांस छिल गया था, हड्डी दिखने लगी थी, रो रहा था। मुंह में थोड़ी खुरचन डाल दी तो कुछ देर के लिए चुप हो गया। रघुवर के पिता अस्पताल से पट्टी बंधवा लाए थे। मोटाया हुआ दूध जो थोड़ा रघुवर के पिता के लिए था, रघुवर ने पिया था। उसकी जांग में भी कटे का निशान है। हाँ अम्मा, बोलते बोलते सोनसी रुक गई। बाई जांग में लंबा कटे का निशान था। सोई तो नहीं? नहीं अम्मा, सुन रही हूँ। हाँ अम्मा, गांव में सर्कस आया था। लोहे के तार का घेरा बना था। सब लोग सर्कस देखने गए। छोटू नहीं हुआ था। रघुवर बहुत उद्यमी था। सीधे तो चलता नहीं था। तार के बीच से निकलने लगा तो फंस गया। लोहे के कांटे से चीरा गया था। बहुत खून बहा। सर्कस नहीं गए, सीधे अस्पताल गए।
रघुवर रोता अस्पताल नहीं सर्कस चलो की जिद करता था। अम्मा चुप हो गई। बहुत देर तक चुप रही। सोनसी ने पूछा भी अम्मा सो गई तो अम्मा ने कुछ नहीं कहा। इस बीच सोनसी सो गई। अम्मा सोई नहीं थी, बीते हुए में चली गई थी। थोड़ी देर बाद पूछा बहू सो गई? सोनसी ने जवाब नहीं दिया। अच्छा सो जा कहकर अम्मा सोनसी की तरफ करवट लिए सो गई। अम्मा का बायां हाथ सोनसी के ऊपर था। रघुवर प्रसाद भी सो गए। सोनसी ने रघुवर प्रसाद को नींद में सुना। तुम सो गई? हाँ। तुम नहीं सोए? मैं भी सो गया। कितनी देर हो गई? तुम सोई उसके जस्ट बाद। सोए रहो, सवेरे जल्दी उठना है। हाँ, रिक्शा लाने वाले मोटर स्टैंड जाना पड़ेगा। सब गहरी नींद में सो गए। दूर बिजली कड़कने लगी थी, फिर पास बिजली कड़की। किसी की नींद नहीं खुली। पहले धीरे धीरे पानी गिरा, फिर जोर से। रघुवर प्रसाद ने नींद में सोनसी को सुना, लगता है पानी गिर रहा है। हाँ गिर रहा है, गहरी नींद में सोनसी ने सुना। पेड़ पर लड़का बैठा होगा, भीग रहा होगा। हाँ भीग रहा होगा। तुम उठो, उसको यहाँ बुला लो। बिजली फिर कड़की। रघुवर प्रसाद उठकर बैठ गए। टटोल कर उन्होंने खटका दबाया। सोनसी भी उठ गई। अम्मा ने पूछा 3 बज गए क्या? नहीं अम्मा 2 बजा है, सो जाओ। मैं सोती हूँ, 3 बजे उठा देना। अच्छा, रघुवर प्रसाद ने कहा। बिजली पेड़ पर न गिर जाए, सोनसी ने कहा। रघुवर प्रसाद रबड़ की चप्पल पहने छत्ता लेकर दरवाजे का पल्ला सावधानी से खोलकर बाहर निकले। दूसरा पल्ला खोलते तो अम्मा के सिर से टकराता। सोनसी ने दरवाजा अड़का दिया था। पानी के छींटे अंदर आ रहे थे। बाहर बिजली के उजाले में गिरती हुई पानी की बूंद जीवित बूंदों की तरह लग रही थी। पतंगों की तरह बूंदे थी, झुंड के झुंड पतंगों की तरह बूंदे बिजली के उजाले में धरती की तरफ आती या हवा के झोंकों से झुंड के झुंड इधर या उधर हो जाती, जो बौछारें थी। रात भर अंधेरे का इतना साथ था कि दिन का उजाला बहुत उजाला लग रहा था। लगा कि एक सूर्य से इतना उजाला नहीं हो सकता, ये 2 सूर्य होंगे। रघुवर प्रसाद छप छप पानी से डूबी सड़क पर जा रहे थे। डुबकी लगाते कदम थे। बरसात की सड़क पानी की सड़क हो गई थी। सड़क से उतरकर गूलर के पेड़ के नीचे कीचड़ हो गया था। बिजली के खंभे का उजाला गूलर के पेड़ पर था। लड़का भी पेड़ पर था। लड़के ने रघुवर प्रसाद को आते देख लिया था। पेड़ में बैठे हो? रघुवर प्रसाद ने पूछा। हाँ बैठा हूँ। घर चलो, भीग जाओगे। पेड़ पर रहूंगा, नहीं जाता। तुम मेरा छत्ता रख लो, खुमरी है, खुमरी पहनकर बैठा हूँ, बोरा ओढ़ा हूँ। घर नहीं आओगे? नहीं, अब सुबह होने वाली है, पेड़ पर बिजली गिर सकती है। रघुवर प्रसाद ने उसको डराया, डर कर घर आ जाए। पानी कम हो गया है, बंद हो रहा है। पानी सचमुच कम हो गया था। लड़का कुछ नीचे बैठा होता तो रघुवर प्रसाद हाथ पकड़कर उसे नीचे उतार लेते। नहीं उतरोगे? नहीं। रघुवर प्रसाद लौट आए। रघुवर प्रसाद ने दरवाजा बंद किया। छत्ते से पानी टपक रहा था। छत्ता बंद कर रघुवर प्रसाद ने संभाल कर सोनसी को छत्ता और चप्पल पकड़ाया ताकि अम्मा पर पानी की बूंद न पड़े। मोहरी के पास टिकाकर रख दो। सोनसी ने मोहरी के पास चप्पल छत्ता रख दिया। अंगाछे से हाथ पैर पोंछकर रघुवर प्रसाद लेट गए। बत्ती बुझाकर सोनसी भी लेट गई। लड़का पेड़ पर नहीं है क्या? सोनसी ने पूछा। है, खुमरी पहनकर बैठा है, बोरा भी ओढ़ा है, बहुत कहा पर नहीं आया। अब तो पानी बंद हो गया, तुम सो जाओ, मैं उठा दूंगी। अम्मा की नींद फिर खुली। समय हो गया? अम्मा ने पूछा। नहीं अम्मा, थोड़ी देर और सोई रहो। रघुवर प्रसाद सो गए थे। खटपट में रघुवर प्रसाद की नींद खुली। जाने की सब तैयारी हो चुकी थी। 4 बजा था। अम्मा सोनसी ने नहा धो लिया था। हाथ मुंह धो ले, चाय बन रही है। अम्मा ने रघुवर प्रसाद से कहा। उठकर रघुवर प्रसाद खिड़की तक गए। खिड़की से हाथ निकालकर देखा, पानी नहीं गिर रहा था। यह वाली बस ठीक है, छोटू स्कूल भी जाएगा। छोटू का रुकने का मन है अम्मा, सोनसी ने कहा। नहीं रुकेगा, उसको उठा दो, अम्मा ने कहा। अम्मा अपना झोला जमा रही थी। मैं उठा देता हूँ, रघुवर प्रसाद ने कहा। छोटू उठ, अम्मा जा रही हैं। रघुवर प्रसाद ने छोटू को उठाकर बैठा दिया। छोटू बैठे बैठे सोया रहा। लुढ़कने को होता तो रघुवर प्रसाद लुढ़कने नहीं देते। सोनसी यह देख रही थी। मत सताओ, सोनसी ने कहा। वह छोटू को उठाने लगी। बड़ी मुश्किल से छोटू उठकर खड़ा हो गया। अम्मा ने उसका हाथ मुंह धुलाया। तभी सोनसी रघुवर प्रसाद के पास आई। रघुवर प्रसाद को कुछ याद दिलाई। रघुवर प्रसाद उठे और अम्मा को 75 रुपए दिए। 70 रुपए तो अम्मा ने रुमाल में बांधकर झोला के नीचे घुसा दिया। 5 का नोट अपने पास रखी रही। रघुवर प्रसाद रिक्शा बुलाने मोटर स्टैंड चले गए। सुबह के सन्नाटे में रिक्शे के हैंडल में बंधे घुंघरू की आवाज दूर से आई। उबड़ खाबड़ रास्तों में घुंघरू की आवाज तेज हो जाती थी।
सोनसी ने कहा, अम्मा रिक्शा आ रहा है। अम्मा ने छोटू को इस तरह तैयार कर लिया था कि वो अभी जा रहा है, पर छोटू अम्मा के साथ जाएगा या नहीं जाएगा वह सनक नहीं रहा था। सड़क की बत्ती का उजाला था। अम्मा और सोनसी बाहर निकले। दोनों की आंखें डबडबा आई थी। अच्छे से रहना बहू, अम्मा ने कहा। हाँ अम्मा, सोनसी ने पैर छुए। रिक्शे में पहले अम्मा बैठी। अम्मा के बैठते ही छोटू झट रिक्शे में चढ़ गया। यह देख के रघुवर प्रसाद भी चढ़ेंगे। छोटू सामने के पटिये पर बैठ गया। अम्मा का झोला लेकर रघुवर प्रसाद चढ़े। अभी तक चिड़ियों ने चहचहाना शुरू नहीं किया था। रिक्शा चला गया। जाते समय अम्मा ने सोनसी को सिर घुमाकर पीछे देखने की कोशिश की। वे इतना सिर नहीं घुमा सकी कि सोनसी को देख पाती। उन्होंने रघुवर से कहा, देख तो बेटा, सोनसी बाहर खड़ी है या चली गई? रघुवर प्रसाद ने सिर घुमाकर देखा। सोनसी खड़ी थी। खड़ी है अम्मा, अंदर चली जाती तो अच्छा था, अम्मा ने कहा। रिक्शा थोड़ा और चला होगा कि अम्मा ने फिर पूछा, देख तो चली गई? रघुवर प्रसाद ने देखा तो सोनसी अब तक खड़ी थी। बिजली के खंभे का उजाला पड़ रहा था। वे थे कि शायद चली गई, पर तभी छोटू ने कह दिया, नहीं गई अम्मा। छोटू ने फिर कहा, अभी खड़ी हैं। छोटू ने फिर कहा, अभी खड़ी हैं। ठीक से देखने के लिए छोटू रिक्शे पे खड़ा हो गया। छोटू को ठीक से दिख नहीं रहा था, पर उसने कहा, अम्मा नहीं जा रही है। रघुवर प्रसाद ने मुड़कर कहा, चली तो गई। छोटू ने कहा, नहीं गई अम्मा। इतने में रिक्शा मुड़ गया। जब रिक्शा मुड़ा तभी चिड़ियों ने चहचहाना शुरू कर दिया था। चिड़ियों की चहचहाहट तक सोनसी वहां खड़ी रही। सड़क की बत्ती बुझ गई थी। सड़क की बत्ती जब तक जलती रही, सुबह का उजाला बत्ती के उजाले की आड़ में रहा। सड़क की बत्ती के बुझते ही आड़ चली गई थी। सुबह का उजाला दिखने लगा था। सुबह के सन्नाटे में मोटर जाने की आवाज थी। उसे लगा अम्मा बस स्टैंड तक नहीं पहुंची होंगी और बस छूट गई। वह कुछ देर और खड़ी रह गई कि रिक्शा लौट रहा होगा। उसमें छोटू और अम्मा भी होंगी। सुबह के उजाले में सब धुला हुआ दिख रहा था। गीले धुले कपड़े से पानी की गंध आती है। धुली हुई गंध पेड़ों, सड़कों, हवा, मकान और आकाश से आ रही थी। वह घर आ गई। बस में अम्मा को सामने अच्छी जगह मिल गई थी। छोटू खिड़की के पास बैठा था। अम्मा के साथ घर जाने की खुशी में वह बड़े भाई बहन के पैर छूना भूल गया था। रघुवर प्रसाद ने अम्मा के पैर छुए। यह देख छोटू को रघु प्रसाद के पैर छूने की याद आई। अम्मा ने रघुवर को मुट्ठी में दबा 5 रुपए का नोट दिया। रास्ते में गरम जिलेबी बन रही थी, लौटते समय जरूर ले लेना। छोटू को रघुवर प्रसाद ने 1 रुपए का सिक्का दिया। छोटू ने सिक्का अम्मा को रखा दिया। अम्मा ने कहा, बड़ा हो गया है, अपने पास रख। फिर झोले के अंदर नीचे सिक्के को डाल दिया। अच्छी जगह मिल गई थी? सोनसी ने पूछा। हाँ, खिड़की के पास छोटू बैठ गया। अम्मा ने 5 रुपए दिए थे, कहा था जलेबी ले लेना। जलेबी का पूड़ा पकड़ाते हुए रघुवर प्रसाद ने कहा। सोनसी नहा चुकी थी। एक गरम जलेबी उसने खाई। रघुवर प्रसाद भी एक जलेबी खाए। सोनसी चौके के काम में लगी थी गई। इतने में रघुवर प्रसाद को दरवाजे के पास आहट हुई। उन्होंने दरवाजा खोला तो दरवाजे के पास टायर के गमलों की थोड़ी आड़ में सिर झुकाए हुए लड़के का दद्दा बैठा था। सुबह सुबह आ गया था। अंदर आ जाओ, धीरे से रघुवर प्रसाद ने कहा। है वो महाराज, कहकर झुके हुए वह अंदर आया। रघुवर प्रसाद ने दरवाजा उड़का दिया। डंडा कहाँ है? घर छोड़ाए हो ना? हाँ, यहाँ है। कहाँ है? दरवाजे पर रखा है। सोनसी दरवाजा खोलकर डंडा अंदर ले आई और एक कोने में जमीन पर डाल दी। सोनसी ने खटिया की आड़ बनाई। लड़के के दद्दा को उसने आड़ में बिठा दिया। तुम यहीं रहो, तुम्हारे लड़के को बुलाते हैं। सोनसी ने कहा, मैं बुला लाता हूँ। रघुवर प्रसाद ने कहा। वे सीधे गूलर के पेड़ के नीचे गए। पेड़ पर लड़का था, घर नहीं गया। नहीं, चल कुछ खा ले। रोटी है? रोटी है कि नहीं यह मालूम नहीं, पर जलेबी है। जलेबी का नाम सुन के वह धप्प से पेड़ से कूदे जैसा नहीं कूदा, गिर गए जैसे कूदा। जलेबी ठीक निशाने में उसे लगी गोली थी। रोटी न होने से उसका मन डांवडोल था। रात भर के बाद अपने घर भी जाना चाहता था। वे अपने दद्दा को कैसे देख नहीं पाया मालूम नहीं। गिर जाता तो कैसे गिरता? रघुवर प्रसाद उसका हाथ पकड़े हुए थे कि भाग न जाए। चल, रघुवर प्रसाद ने कहा। सोनसी रघुवर प्रसाद ने आवाज दी। दरवाजा बस उड़काया हुआ था। अंदर सावधान करने के लिए उन्होंने आवाज दी थी। सोनसी ने दरवाजा खोला। लड़के से कहा, अंदर आ जा। रात भर का जागा हुआ लग रहा था। बालों में फिर भी बहुत तेल था। कनपट्टी पर मैल के साथ जमा दिखा था। नहा धोकर कंघी कर लिया कर, तेल कम लगाया कर, सोनसी ने कहा। खटिया की आड़ में उसका बाप चुपचाप बैठा सब सुन रहा था। अपने लड़के को वह देखना चाहता था। कई दिनों से अपने लड़के को अच्छे से देख न पाया था। खटिया से झांकने की इच्छा हो रही थी। बीड़ी पिया था? सोनसी ने कहा। नहीं।
रात को पिया था, रात को भी नहीं पिया। जलेबी दो ना, धीरे से उसने कहा। रोटी भी है, खाएगा? जलेबी खाऊंगा, उसने झिझक कर कहा। अच्छा, दोनों खा लेना। सुन, तेरा दद्दा भी यही है, भागना मत, वह नहीं मारेगा। उसके साथ घर चले जाना, खटिया की आड़ में है, समझ गया? दद्दा के नाम सुनकर वह चौंक गया। कहाँ है की दृष्टि से उसने इधर उधर देखा। नहीं है, उसने कहा। कहा ना, खटिया के पीछे है, सोनसी ने कहा। दद्दा खटिया के पीछे से झांका। वह बहुत प्यार से अपने लड़के को देख रहा था। जा, चले जा। रघुवर प्रसाद लड़के को खटिया तक ले गए। वह अपने बेटे को झांक रहा था। आजा, उसने कहा। फिर हाथ पकड़कर खटिया की आड़ में अपने पास में बिठाया। उसके सिर पर हाथ फेरते हुए उसके हाथों में तेल लग गया था। हाथ के तेल को उसने अपने पैर में रगड़कर पोंछा। फिर दोनों हाथ से बाल के तेल को पोंछकर कभी अपने हाथ पर, कभी लड़के के हाथ पर चिपट देता। सिर से अंगोछा निकालकर लड़के के मुंह को पोंछा। बाई कंगी होगी, झांक कर उसने सोनसी से पूछा। है, सोनसी ने कहा। रघुवर प्रसाद ने अपनी एक छोटी कंगी पाँच कर उसे पकड़ा दी। जब वो खटिया की आड़ में अपने लड़के की कंगी कर रहा था, तब सोनसी ने आवाज दी, आजा, रोटी खा ले। लड़का जाने को हुआ तो दद्दा ने रोककर जल्दी जल्दी उसकी कंगी की। 2 थाली में परोसा हुआ था। थाली में 2 रोटी और थोड़ा भात था। 2 जलेबी थी। जलेबी दोनों में थी, रात की बची रोटी थी। अम्मा ने कहा भी था कि खाना अधिक बन गया है, बासी बचेगा। लड़के का दद्दा संकोच कर रहा था, खटिया की आड़ से बाहर नहीं आ रहा था। सोनसी ने लड़के से कहा, दद्दे को बुला ले। चल दद्दा, खा ले, लड़के ने कहा। उसका दद्दा आया। दोनों खाने लगे। दद्दा ने अपने हिस्से की 1 जलेबी लड़के के दोने में डाल दी। लड़के ने 2 जलेबी बचा ली थी। रघुवर प्रसाद खटिया के पास बैठे बैठे दोनों को खाता देख रहे थे। सोनसी ने और रोटी दी। खा पीकर जलेबी का दोना लेकर लड़का घर जाने के लिए निकल गया। गूलर के पेड़ के पास आते उसने दद्दा को दोना पकड़ाया और पेड़ पर चढ़ गया। लड़के ने पेड़ के खोखल से प्लास्टिक की थैली में रखी माचिस और बीड़ी का बंडल ऊपर से डाला। ये लो दद्दा, लड़के ने कहा। डाल में खुमरी बधी थी। उसने खुमरी निकाली। खुमरी की आड़ में एक गिलहरी बैठी थी जो चौक और पेड़ की डालियों में की गलियों में भाग गई। ऊपर से उसने खुमरी छोड़ी तो दद्दा ने उसे हवा में झोंक लिया। पेड़ के खोखल में एक खाकी पैंट थी जो रात के पानी से गीली हो गई थी। उसे लेकर वह नीचे उतरा। पेड़ से अपनी गृहस्थी उसने समेट ली थी। खोखल में एक अठन्नी थी। घर से निकलकर वह यहाँ रहता था। अब वह अपने घर जा रहा है। रास्ते में उसने अठन्नी दद्दा को दे दी। लड़के ने खुमरी को सिर पर पहन लिया था। उस वक्त वह बहुत खुश था। उस वक्त न तो ऐसी धूप थी और न पानी गिर रहा था। दद्दा से उसने जलेबी का अपना दोना मांग लिया। घर का दरवाजा बंद था। दाई, लड़के ने कहा। का है रे? दाई ने कहा। दरवाजा खोल दाई, दद्दा के आने का बेरा है रे, दाई ने कहा। दाई ने दरवाजा खोला। दाई ने दोनों को देखा। आज के दिन जैसा नहीं देखा, बहुत पहले का कोई दिन या आने वाला दिन, रोज रोज का दिन नहीं। लड़के ने दाई को दोना पकड़ाया। दाई, जलेबी ले ले। दाई ने कहा, अंदर चल। फिर दाई ने लड़के के दद्दा की तरफ देखा कि एक दिन ऐसा होना ही था। एक दिन आज का दिन हो जाएगा, उसे मालूम नहीं था। लड़के को चिपटा कर वह अंदर ले गई। महाविद्यालय जाने का समय हो गया था। साधु नहीं आया था। रघुवर प्रसाद टेम्पो से महाविद्यालय जाने के लिए निकले। उन्होंने गूलर के पेड़ को देखा कि लड़का वहां नहीं होगा और लड़का उनको वहां दिखा। अब क्यों आ गया? बीड़ी की आदत छुट्टी नहीं? यहाँ क्यों आ गए? बीड़ी पी रहे हो? दद्दा के साथ घर गए थे ना, घर से आ गया। बीड़ी नहीं पी रहा, भोलेपन से लड़के ने कहा। नीचे उतरो। लड़का उतरा। रघुवर प्रसाद ने कहा, जेब दिखाओ। उन्होंने जेब की तलाशी ली। जेब में कुछ नहीं था। जेब की तलाशी ले ली थी, पेड़ की तलाशी नहीं ली थी। वे भूल गए कि महाविद्यालय जाना है। मोटी डालियों वाला पेड़ चढ़ने में आसान था। वे चढ़ गए। नीचे झांक कर देखा कि लड़का भाग तो नहीं गया। लड़का खड़ा था। पेड़ का एक खोखल रघुवर प्रसाद को दिखा कि यही होगा। वे पेड़ लंबे तो थे। पेड़ के खोखल के अंदर हाथ डालकर उन्होंने टटोला। खोखल गीला था। गीली बीड़ी का एक और गीले कागज का टुकड़ा भी था और कुछ नहीं था। यह सब करने में उन्हें मजा आ रहा था। वे एक तरह की खेल खेल रहे थे। एक डाली पर बैठकर उन्होंने इधर उधर देखा। एक चिड़ियों का घोंसला, घोंसले में अपनी कोई चीज रख देना चाहते थे। क्या रखे उन्हें समझ नहीं आ रहा था। टेम्पो में जाने के लिए कुछ चिल्लर थी। एक चवन्नी डाल दें। चिड़िया चवन्नी देखकर क्या सोचेगी? गुस्सा होकर अपना घोंसला ही ना छोड़ दे। उनसे रहा नहीं गया। गूलर की एक पत्ती उन्होंने तोड़ी और घोंसले के अंदर धीरे से रख दी। उसमें चिड़िया नहीं थी, अंडे, बच्चे भी नहीं थे। पेड़ के खोखल में उन्होंने एक चवन्नी डाल दी। दोबारा चवन्नी उन्होंने टटोली तो उन्हें नहीं मिली। वे नीचे उतर आए।
रघुवर प्रसाद ने बीड़ी का टुकड़ा लड़के को दिखाया और कहा, यह खोखल में था। लड़के ने कहा कि यह पहले की बीड़ी है। रघुवर प्रसाद ने सावधानी से गीले कागज की तरफ को खोला कि फट न जाए। कृष्ण की तस्वीर थी। कृष्ण जी गाय के पास खड़े थे। तस्वीर को लड़के ने ले लिया। रघुवर प्रसाद कुछ कहते कि लड़का पेड़ पर चढ़ गया। लड़के ने चिल्लाकर कहा, हाथी आ रहा है। रघुवर प्रसाद ने लड़के से कहा, खोखल में मैंने एक चवन्नी डाल दी है, ढूंढ कर ले लेना इसलिए कहा था कि रघुवर प्रसाद ने ढूंढा तो था पर उन्हें मिली नहीं थी। हो, लड़के ने चिल्लाकर कहा। रघुवर प्रसाद ने हाथी को देखा और एक गहरी सांस लेकर वहीं रुक गए कि हाथी उनकी तरफ आ रहा है। हाथी इस तरफ आ रहा था जैसे बीमार था। साधु के बीमार होने के कारण हाथी सावधानी से चल रहा हो, इसलिए बीमार लगा। लकड़ा पेड़ से उतरकर यह बताने चला गया कि रघुवर प्रसाद हाथी से गए। लौटकर वह फिर पेड़ पर बैठ गया। वह पेड़ पर छुपने के लिए नहीं बैठा था, उन्मुक्त था। एक बंद पेड़ से बाहर निकलकर उन्मुक्त पेड़ पर हवा से डालियां झूम रही थी। वह भी घूम रहा था। उसे दूर दद्दा गाय चराते हुए दिखा तो वह फिर पेड़ से उतरा और अपने दद्दा के पास चला गया। सुनो, रात को रघुवर प्रसाद ने सोनसी से कहा। क्या है? साधु हाथी को बैठाने के लिए बैठ बोलता है और खड़ा होने के लिए मली। हाँ, मुझको मालूम है, चलने के लिए भी मली बोलता है। चलने के लिए कुछ और बोलता होगा। साधु ने मली कहा था, तो क्या खड़े होने के लिए कुछ और बोलता होगा? मली ठीक है, बैठा हुआ हाथी मली कहने से खड़ा हो जाएगा, फिर मली कहने से खड़ा हुआ हाथी चलने लगेगा। मैं ध्यान दूंगा। कल तुम साधु से पूछकर मली कहना। हाथी तुम्हारा कहना मानने लगे तो हमको आगे दिक्कत नहीं होगी। हो सकता है वह केवल साधु की बात माने। बोल कर देखना, कहना मान ले तो अच्छा है। मुझे नहीं लगता कि हाथी मेरा कहना मानेगा। मैं उसे खड़े होने के लिए कहूँ या राह चलता कोई आदमी तब शरारत से उसे बैठने के लिए कह दे, तब तो वह बैठ जाएगा। कोई दूसरा खड़ा होने के लिए कह दे तो भी खड़ा हो जाएगा। हाथी इस तरह उठक बैठक करता रहेगा। कितनी कठिनाई होगी। फिर भी तुम कोशिश करना। हम लोग इतनी आसानी से कहाँ जान पाए कि मली कहने से हाथी चलता है। साधु साफ नहीं बोलता था, कई बार तो बुदबुदाता था। साधु कमजोर और दुबला हो गया था। वह हाथी से आना जाना कर रहा था। उसे अपनी शक्ति से हाथी की शक्ति पर भरोसा था। उसे विश्वास था कि कुछ नहीं होगा। महाविद्यालय जाते समय साधु टेम्पो स्टैंड पर रुका। हाथी से उतरकर वह पान की दुकान चला गया। हाथी पर बैठे रघुवर प्रसाद ने छोटा कि यह मौका है। वे हाथी को बैठ बोल दें तो हाथी बैठ जाएगा। हाथी के बैठ जाने से उन्हें खतरा नहीं था। हाथी की गद्दी पर बैठ हुए उन्होंने अपने को तैयार किया कि जब हाथी बैठे तो वे गिरे नहीं। उन्हें विश्वास था कि बैठ कहने से वह बैठ जाएगा और बैठने से मिलता जुलता भी था। बैठ का मतलब आक्रमण करना तो नहीं होगा, आगे झुककर कि हाथी के कान के पास कह सके और आसपास खड़े लोग न सुन सके। उन्होंने धीरे से बैठ कहा। जोर से दोबारा कहा। हाथी ने सुना नहीं। अगर सुना होता तो उसने रघुवर प्रसाद का कहना नहीं माना। रघुवर प्रसाद आगे खींचकर हाथी की गर्दन पर आ गए जहां साधु बैठता था। झुककर उन्होंने हाथी के कान में बैठ कहा। हाथी नहीं बैठा। वे निराश हो गए। साधु के आने के पहले पीछे खिसक कर गद्दी पर आ गए। उन्होंने सोनसी से कहा, साधु जिस तरह बैठ कहता है उसी तरह उन्होंने कहा था। उनका उच्चारण ठीक था। हाथी ने मेरा कहना नहीं माना। साधु से वे सब सीखना नहीं चाहते थे। यदि सीख लेते तो यह निश्चय था कि साधु हाथी उनके सुपुर्द कर लंबे समय के लिए बनारस चला जाता। अब की बार साधु जब तंबाकू खाने उतरे तब मली कहकर देखना कि हाथी चलता है या नहीं। सोनसी ने कहा, चलने लगेगा तो रोकने के लिए उसे क्या कहूंगा? रोकने के लिए साधु क्या कहता है मुझे नहीं मालूम। तुम बैठ बोल देना, बैठ जाए तो रुक जाएगा। सोनसी ने मुस्कुराते हुए कहा, चलते चलते बैठेगा तो गिर जाएगा, रुक कर बैठेगा। हम चलते चलते रुक कर बैठते हैं, वैसे ही हाथी जितना समझदार है उतना आज्ञाकारी भी है। वो आज्ञा मानने की समझदारी करता है, रुकेगा नहीं, चलते चलते बैठ जाएगा। सुनो, हाथी जब बैठा होता तो मली कहकर उसे खड़ा करते हैं। उसी तरह यदि हाथी चल रहा है तो मली कहकर खड़ा नहीं कर सकते। हाँ, यह हो सकता है। तो क्या मली के 3 अर्थ होंगे? मली यानी उठकर खड़ा होना, मली यानी चलने लगना और मली यानी रुक जाना। मुझे भी लगता है कि मली के 3 अर्थ होंगे। यदि न भी हुए तो तुम्हारे कहने से जब हाथी चल पड़ेगा तो साधु दौड़ेगा और चिल्ला कर रुकने की आज्ञा देगा। इस तरह हाथी रुक जाएगा। साधु बीमार है, वह दौड़ नहीं सकेगा। हाँ, मैं भूल गई थी। साधु को जब यह मालूम होगा कि उसके बिना बताए हम हाथी को आज्ञा दे रहे हैं तो साधु को बुरा लगेगा। मैं चाहता हूं किसी कारणवश हाथी हमारी जिम्मेदारी हो जाए, हम निर्वाह कर सके। महाविद्यालय से लौटते समय साधु टेम्पो स्टैंड में एक दिन रुका। रघुवर प्रसाद की इच्छा हुई कि वे
अब की बार हाथी के लिए मलिक है। साधु तंबाकू लेने गया तो वे हाथी की गर्दन पर खिसक गए। मली, उन्होंने कहा, कई बार कहा, फिर निराश हो गए। पड़ोसी अब तक नहीं आए थे। रघुवर प्रसाद ने टट्टी का ताला निकाल लिया था। ताला लगाने की आवश्यकता नहीं थी। मकान मालिक को उन्होंने बताया, टट्टी का ताला मैंने निकाल लिया है। ठीक है, मकान मालिक ने कहा, टट्टी का किराया तो नहीं देना होगा? क्यों देना होगा? पड़ोसी इतने दिनों से नहीं आए, कब आएंगे? मालूम नहीं, मकान मालिक ने कहा। 8 रुपये महीने की बचत हो जाने से सोनसी खुश थी। टट्टी के ताले और चाबी को रघुवर प्रसाद ने साबुन से धोकर धूप में बाहर रख दिया था ताकि जंग न खाए। ताला चाबी पिताजी को दे देंगे, पहले याद आती तो मम्मा के हाथों भिजवा देते, हर बार ताला देना भूल जाते हैं, रघुवर प्रसाद ने कहा। सोनसी गृहस्थी में रम गई थी। रघुवर प्रसाद पढ़ाई कर रहे थे। सोनसी बर्तन मांज रही थी। रघुवर प्रसाद ने उसे कहते हुए सुना, अभी जरी की भाजी बना लेती हूँ, शाम को डंठल काट कर बना लूंगी। थोड़ी देर बाद उसका मन बदल गया, अभी डंठल बना लूंगी। तब रघुवर प्रसाद ने सोनसी से पूछा, तुम क्या कह रही थी? कुछ तो नहीं, सोनसी ने कहा। सोनसी, अभी तुम जरी की डंठल बना रही हो ना? हाँ, उन्होंने कहा। तुमको कैसे मालूम? मालूम है। थोड़ी देर बाद रघुवर प्रसाद ने सुना, देखो झाड़ू लग गई पर पोंछा लगाना भूल गए। तुम झाड़ू लगा ली हो और पोंछा लगाना भूल गई। अब तो तुम पोंछा लगाओगी तो तुम दोबारा नहाओगी, यही सोच रही थी ना? ऐसा करो, तुम पोंछा मत लगाओ। हाँ, मैं तो यही सोच रही थी, पर तुमको कैसे पता चला? ऐसे जादूगर की तरह, रघुवर प्रसाद ने कहा। अब मैं जो सोचूंगी तुम मुझको बता दोगे? हाँ, बता दूंगा, पर अभी नहीं, जब बताना होगा तब। चूड़ी वाली निकलोगी तो उससे आज चूड़ी लूंगी, सोनसी ने काम करते करते कहा। रघुवर प्रसाद को लगा कि उनसे कहा गया है। क्या बोली? रघुवर प्रसाद ने पूछा। कुछ तो नहीं, व्यस्त सोनसी ने कहा। सुनो, आज दोपहर को चूड़ी वाली से तुम चूड़ी खरीद लेना, रघुवर प्रसाद ने कहा। मैं यही सोच रही थी। एक बच्ची के आश्चर्य से वह चकित खड़ी थी। तुमको कहती हूँ, तुम लाते नहीं, उसने कहा। तुम्हारा 1 आना 2 आना वाला चूड़ी का मनाप मुझे पसंद में नहीं आता। तुम साथ रहोगी तब लेंगे। कुछ देर बाद काम करते करते सोनसी ने कहा, मैं आज चूड़ी ले लूंगी। रघुवर प्रसाद ने इसे सुना। वे समझ गए कि सोनसी ने उनसे नहीं कहा था, अपने से कहा था। चूड़ी वाले से आज चूड़ी ले लोगी तो ठीक रहेगा। रघुवर प्रसाद ने सोनसी के मन की बात कही। तुम मेरे मन की बात मत सुनो। मन की बात पर ध्यान दोगे तो अपनी पढ़ाई नहीं कर पाओगे। सोनसी आटा सान रही थी और सोच रही थी कि रघुवर प्रसाद पढ़ रहे थे, इसलिए वह रघुवर प्रसाद से बात नहीं कर पा रही थी। उसने सोचा कि वह रघुवर प्रसाद से पूछे कि बिजली के खंभे के नीचे लड़कों को पढ़ाते पढ़ाते बहुत थक जाते होंगे। आज सड़क की बत्ती चली जाए तो देर रात तक लड़कों को पढ़ाते हैं, इसलिए बिस्तर पर लेटते ही नींद आ जाती है। रघुवर प्रसाद टुड्डी पर हाथ धरे सोनसी को आटा सानते हुए और सोचते हुए देख रहे थे। उन्होंने भी सोचा कि आज रात लड़कों को छुट्टी दे देंगे। इसके आगे का रघुवर प्रसाद ने कहा जो सोनसी कहना चाहती थी। आज रात रघुवर प्रसाद पूरा कह पाते कि सोनसी ने जल्दी से कह दिया, जागेंगे, यही कहना चाहते थे ना? हाँ, यही कह रहा था, पर कुछ और भी कहता। इसके बाद सोनसी ने चुपके से सोचा, चूड़ी अभी नहीं खरीदते, बाद में खरीद लेंगे। उसने चुपके से सोचा, इसलिए रघुवर प्रसाद नहीं सुना। कैलेंडर जो हवा में फड़फड़ा रहा था, इससे अगले महीने की तारीख दिख जाती थी, आने वाले दिन दिख जाते थे। वर्तमान का सुख इतना था कि भविष्य आगे उपेक्षित था, रास्ते में पड़ा रहता। जब तक वहां पहुंचो तो लगता खुद बेचारा रास्ते से हटकर और आगे चला गया। रघुवर प्रसाद ने किताब बंद कर दी। वे ऐसे उठे कि स्वप्न में उठे हों। सोनसी को रघुवर प्रसाद के स्वप्न में जाने की आहट हुई या आभास हुआ हो। वह आटे का हाथ धो चुकी थी। चौकी के कपड़े से उसने हाथ पोंछ लिया था और वह अब भी स्वप्न में चली गई। 2 कदम रघुवर प्रसाद की तरफ खुद चली, 2 कदम रघुवर प्रसाद के सहारे चली। उसका मन हुआ रघुवर प्रसाद उसे लेकर चले। सुनो, तुम चूड़ी वाली से जरूर चूड़ी खरीद लेना, रघुवर प्रसाद ने कहा। कितना भी संभालो टूट जाती है, अपने हाथों को देखते हुए उसने कहा। हो सकता है चूड़ियों का रिवाज एक प्रेमी से बना हो कि प्रेमिका को कुछ काम न करना पड़े और चूड़ियां टूट जाने से बचे। जाते जाते पेड़ वाले लड़के से कह देना कि दोपहर को चूड़ी वाली निकले तो रोक ले, मैं अंदर रहती हूँ, पता नहीं चलता। पेड़ पर लड़का होगा तो कह दूंगा। रघुवर प्रसाद ने देखा कि लड़का पेड़ पर था। क्या कर रहे हो? रघुवर प्रसाद ने पूछा। कुछ नहीं। दोपहर को चूड़ी वाली निकलेगी तो उसे रोक लेना और सोनसी को बता देना। हाँ, रोक दूंगा। चवन्नी निकाले थे? हाँ, निकाला था। खोखल में रखने के लिए एक स्लेट, पट्टी और कलम ला दूं? तुम ऊपर बैठे बैठे पढ़ना, नीचे बैठे सोनसी तुमको पढ़ा देगी।
तुम्हारे साथ पेड़ की गिलहरी और कौवा भी पढ़ लेगा। मैं नहीं पढ़ूंगा, लड़के ने कहा। बीड़ी पिए थे? नहीं पिया था। रघुवर प्रसाद चले गए। पिताजी की चिट्ठी आई। सोनसी को गांव बुलाया था। 2 दिन गांव में रहकर फिर वह मायके चली जाएगी। पिताजी का कहना था कि रघुवर प्रसाद उसे मायके तक छोड़ाए। सोनसी बहुत खुश थी। रात को रघुवर प्रसाद ने सोनसी का हाथ देखकर पूछा, चूड़ी वाली नहीं आई? हाँ, नहीं आई। खाली हाथ देखकर अम्मा गुस्सा होगी। कल पहन लूंगी। अभी इतनी जल्दी नहीं जाएंगे, परीक्षा सिर पर है। ऐसा करो, इस इतवार को गांव छोड़ दो, फिर दोबारा आकर मायके छोड़ देना। बार बार आने जाने से बहुत पैसे खर्च होंगे। अच्छा, गांव छोड़कर आ जाना, वहां से कोई लिवा लिया जाएगा। तुम मुझको चिट्ठी लिखोगी? हाँ, लिखूंगी। पहले कभी नहीं लिखी, क्या लिखूंगी? राजी खुशी। मैं तुमको क्या कहकर लिखूंगी? जो अच्छा लगे। अम्मा पिताजी को क्या कहती थी मालूम है? नहीं, मालिक। तुम मुझको मालिक मत लिखना। मेरी सहेली अपने पति को श्रीमान जी लिखती थी। नहीं, श्रीमान जी मत लिखना। तुम पहले लिखना, तुम पहले लिखना। दोनों चुप हो गए। सोनसी सोच रही थी कि रघुवर प्रसाद यदि दोनों हाथ से चिट्ठी लिखेंगे तो पहचान जाएंगी कि बाएं हाथ से इतना लिखा है और दाहिने हाथ से इतना। वह बाएं और दाहिने हाथ के लिखी को पढ़ते हुए जैसे रघुवर प्रसाद के आलिंगन में पढ़ रही होगी। चिट्ठी का कोई ठिकाना नहीं है। 5-6 दिन में चिट्ठी पहुंचती है, रघुवर प्रसाद ने कहा। जब भी समय मिलेगा मैं कसौटी के पत्थर पर जाकर लेट जाऊंगा और आकाश को देखता रहूंगा। मैं भी खिड़की से तुम्हारे देखे हुए आकाश को देख लूंगी। रघुवर प्रसाद का आकाश देखना रघुवर प्रसाद का चिट्ठी लिखना होगा। चंद्रमा सोनसी के लिए लिखा हुआ संबोधन होगा। तारों की लिपि होगी जिसे तत्काल सोनसी पढ़ लेगी। रघुवर प्रसाद कसौटी के पत्थर पर लेटकर एक बड़ा आकाश देखेंगे। बड़ा आकाश लंबी चिट्ठी होगी। सोनसी खिड़की से छोटा आकाश देखेगी तो छोटी चिट्ठी होगी। आकाश एक दूसरे को लिखी चिट्ठी होगी। कुछ एक दिन से साधु नहीं आ रहा था। रघुवर प्रसाद टेम्पो से आना जाना कर रहे थे। महाविद्यालय से वे जल्दी लौटे थे, घर नहीं गए, सीधे खैरागढ़ बाड़ा चले गए। खैरागढ़ बाड़ा उजाड़ जगह थी। एक उजाड़ मकान था। उसके दलान में घुटने पर सिर रखे साधु बैठा था। मकान के आसपास छप्पर के बेंगलोरी खपड़े टूटे बिखरे थे। खिड़की दरवाजे के पल्लों को उखाड़कर चुरा लिया गया था। मकान के चारों तरफ इधर उधर घनी झाड़ियां थी। पहले इन झाड़ियों का तरतीबवार घेरा होगा। रघुवर प्रसाद को देख साधु बहुत खुश हुआ। उठकर उसने रघुवर प्रसाद को बोरे पर बैठाया। तबीयत ठीक नहीं है? रघुवर प्रसाद ने पूछा। अब ठीक है। वैद्य की दवाई से फायदा हुआ? उनका लड़का दवाई दे जाता है। मैं स्वस्थ हूँ, कहीं भी जा सकता हूँ। हाथी के पैर में भी घाव हो गया था, वह भी ठीक है। घाव को मैंने लोहे की छड़ से दाग दिया था। रघुवर प्रसाद हाथी के पास गए तो साधु भी गया। पैर के नाखून के पास घाव था। कैसे लगा होगा? रघुवर प्रसाद ने सोचा। जंजीर से कैसे बांधते हो? रघुवर प्रसाद ने सब समझने के लिए पूछा था। जंजीर में अकोड़ा है, फंसा देता हूँ, साधु ने कहा। मैं जाता हूँ, हाथी से छोड़ देता हूँ। अब ठीक है। हाथी उस पैर में जोड़ कम देता है, मैं चला जाता हूँ। रघुवर प्रसाद हाथी के और पास गए। वे उसे थपथपाना चाहते थे पर नहीं थपथपाया। कहा, जंजीरों से बंधा होने से बेफिक्री होती है। हाँ, जंजीर से बंधा होने से बेफिक्री होती है, साधु ने कहा। रात नहीं थी। कमरे में थोड़ा अंधेरा हुए थोड़ी देर हुई थी। खिड़की से बाहर अभी उजाला था। खिड़की की चौखट पर गौरैयों का एक जोड़ा आकर बैठ गया था। कुछ और गौरैया चौखट पर लाइन से बैठ गई। दोनों खिड़की से उस पार जाने को थे, रुक गए। कुछ चिड़ियों का मुंह कमरे की तरफ था, कुछ का बाहर था। खिड़की से जाने को करते तो चिड़िया उड़ जाती। थोड़ी देर रुक जाते हैं, सोनसी ने रघुवर प्रसाद ने कहा। हाँ, रुक जाते हैं। कमरे की बत्ती जला दूं? शायद दिन का थोड़ा उजाला कमरे में अभी तक है। जब तक रहता है तब तक बत्ती नहीं जलाते। अब जला दूं? थोड़ी देर बाद सोनसी ने पूछा। खिड़की से बाहर देखते हुए दोनों चुपचाप सटकर खड़े थे कि उनके हिलने डुलने से चिड़िया न उड़ जाए। आकाश में अभी दिन का उजाला था। कमरे से दिन का पूरा उजाला सचमुच चला गया है, इसका अंदाज रघुवर प्रसाद नहीं कर पा रहे थे। शायद दिन का उजाला इसका अंदाज रघुवर प्रसाद नहीं कर पा रहे थे। शायद दिन का उजाला चला गया हो। हाँ, मुझे लगता है। सोनसी ने खटका दबाया तो चिड़िया फर्र से उड़ गई, जैसे बत्ती के उजाले ने उड़ा दिया हो। जिन चिड़ियों का मुंह अंदर तरफ था, पहले वे कमरे के अंदर उड़ाई, फिर खिड़की से बाहर चली गई। कोई दरवाजा खटखटा रहा है। रघुवर प्रसाद ने दरवाजा खोला। वैद्य का लड़का था, जो साधु का साथी आदमी था। साधु बनारस चला गया है, उसने कहा। कब? दोपहर को। और हाथी?
वहां बंधा हुआ है। साधु को उठा ले गए और हाथी को भी उठा ले जाते। रघुवर प्रसाद कहना चाहते होंगे। हाथी छोड़ गए। आपको बताना चाहिए इसलिए बताने आ गया। मैं साधु को दवाई देने गया था, अब दवाई बेकार हो गई, वह चला गया। रघुवर प्रसाद और सोनसी दरवाजा खोले खड़े रहे। पता नहीं पेड़ पर लड़का बैठा है या नहीं। मैं हाथी को देखा हूं। कुछ देर बाद रघुवर प्रसाद ने कहा, अभी रात को, कल सुबह चले जाना। अभी देख लेता हूं, मैं भी चलूं। तुम क्या करोगे जाकर? यहीं रहो। हाथी हमारे घर के सामने छोड़ जाता, पत्नी ने कहा। उसे अचानक जाना पड़ा होगा। हाथी उसने छोड़ा नहीं, छूट गया, नहीं तो घर के सामने छोड़ जाता। जा रहा हूं। पेड़ पर लड़के को देख लेना, जाग रहा हो तो साथ ले जाना। हाथी भूखा होगा तो पेड़ की डाली काट देगा। हंसिया दूं? नहीं, पहले देख तो लूं। अगर होगा तो हंसिया ले जाएगा। पेड़ पर लड़का नहीं था। पेड़ के नीचे जाकर उन्होंने आवाज दी। एक पक्षी फड़फड़ा कर उनकी आवाज से उड़कर भाग गया। शायद घुघू था। घुघू न भी हो, घुघू के शिकार का यह समय है। जिस पक्षी के घोंसले में उन्होंने एक पत्ती रखी थी, क्या वह घुघू का घोंसला था? उस घोंसले में चवन्नी डालते डालते रह गए थे। अब की बार चवन्नी डाल देंगे। देखेंगे कितने दिनों तक वहां चवन्नी रखी है। जैसे गुल्लक में जमा करते हैं वैसे घोंसले में जमा कर देंगे। जरूरत पड़ने पर लक्ष्मी के वाहन के घोंसले से अपनी चवन्नी ले आएंगे। वहीं से उन्होंने सोनसी से कहा, नहीं है। उन्होंने धीरे से चिल्लाया था। फिर रात के सन्नाटे में नहीं है, दूर तक चला गया। सोनसी से भी बहुत आगे गया। सोनसी तो यह जान गई कि पेड़ पर लड़का नहीं है। एक आदमी जो अपने घर के सामने बैठा था नहीं है को भी उसने सुना। सुनकर वह स्वाभाविक तौर पर बोल पड़ा था, कौन नहीं है? रघुवर प्रसाद खैरागढ़ बाड़ा की तरफ चल पड़े थे। सोनसी घर के अंदर चली गई थी। कौन नहीं है यह रघुवर प्रसाद ने सुना था, पर उन्होंने जवाब नहीं दिया था। रघुवर प्रसाद समझ गए थे कि किसी और ने यह सुना है कि शायद उसे कहा गया है। इसलिए उसने पूछा कि उस आदमी कौन नहीं है का जवाब नहीं मिला था। उससे उत्सुकता थी कि जो नहीं है उसे वह जान जाता। उस आदमी को नींद नहीं आ रही होगी। रात के सन्नाटे में वह अकेलापन महसूस कर रहा होगा। उससे रहा नहीं गया। उसने जोर से पूछा, कौन नहीं है भाई? वह नहीं जानता था कि कौन नहीं है और उसने किसके लिए कहा था। उसने सुना या नहीं, पर यह तो था जिसने नहीं है कहा था उसी से पूछा था। अगर वह जान जाता तो क्या होता? वह यह जानना छोड़ सकता था? वह इधर उधर देखता। लंबे सन्नाटे में सिकुड़ा बैठा हुआ था। वह उठा और दबे पांव घर के अंदर चला गया था। वह युवा, अधेरिया, बूढ़ा हो सकता था। उसकी तबीयत ठीक भी हो सकती थी। रघुवर प्रसाद को जगह जगह इस रात के अंदर मकानों, पेड़ों के इर्द गिर्द गहरे अंधेरे के विशालकाय धब्बे दिखे थे। पेड़ के नीचे एक झोंपड़ी के ऊपर एक बड़ा गहरे अंधेरे का डब्बा दिखा। खपड़े के छप्पर पर हाथी जैसा धब्बा था। अंधेरे धब्बे का भार नहीं था तो छप्पर टूट जाता और झोंपड़ी धसक जाती। अच्छा था कि उजाले का भी भार नहीं था। अंधेरे के बाद कुछ उजाले में जो जहां दिखता था वह उस उजाले द्वारा स्थापित दिखाई देता था। अगर उजाले में टूटी फूटी झोंपड़ी दिखती तो वह भी उजाले के द्वारा स्थापित टूटी फूटी झोंपड़ी दिखाई देती, उजाले में अचल की तरह। खैरागढ़ बाड़े में एक अंधेरा सा लग रहा था। बहुत अधिक अंधेरे की तरह देखते हुए खंडहर, पेड़, झाड़ी और हाथी को रघुवर प्रसाद देख रहे थे। वे हाथी की ओर बढ़े। हाथी रघुवर प्रसाद की आहट को पहचान गया होगा। जंजीर से बंधा था। आसपास बरगद की डाली बिखरी थी। रघुवर प्रसाद हाथी के सामने थे। हाथी रघुवर प्रसाद के पास बढ़ना चाहता था। जंजीर पीछे के पैर में थी। रघुवर प्रसाद पीछे गए हाथी के जंजीर वाले पैर के पास। वे हिम्मत करके फंसे हुए अकोड़े को निकालने की कोशिश करने लगे। हाथी का पैर तना हुआ था, इसलिए अकोड़ा कड़ा था, निकल नहीं पा रहा था। सामने के पैर में जंजीर बंधी होती तो खोलने में डर लगता कि सूंड से पकड़ न ले। पैर थोड़ा ढीला हुआ। हाथी पीछे घूमना चाहता होगा। रघुवर प्रसाद ने जोर लगाकर अकोड़े को निकाल दिया। वे पीछे हट गए। हाथी अब बंधा हुआ नहीं था। रघुवर प्रसाद पीछे और हटे। वे हाथी के सामने आए, फिर लौट पड़े कि हाथी उनके पीछे आ जाएगा। उस एक हाथी को खोल देने की उन्हें इतनी खुशी हो रही थी कि अंधेरे में इधर उधर उसके आगे पीछे अंधेरे का स्वतंत्र हाथियों का जुलूस निकला हुआ लग रहा था। तब भी वे पीछे मुड़कर देख लेते थे कि हाथी उनके पीछे आ रहा है या नहीं। थोड़ी देर तक तो उनको लगा कि हाथी उनके पीछे आ रहा है। वे तेजी से घर की ओर बढ़ गए। सोनसी ने तुरंत दरवाजा खोल दिया था। अंदर आकर उन्होंने दरवाजा बंद करते हुए कहा कि उन्होंने हाथी को खोल दिया है। वे खुश थे। क्यों खोल दिया? बंधा सा इसलिए। कब तक बंधा रहता? वहां जाकर उसकी देखभाल कर लेते। वहां जाकर देखभाल करते नहीं बनता।
हो सकता है हाथी यहाँ आ जाए, यहाँ देखभाल कर सकेंगे। सोनसी दरवाजा खोलकर कुछ देर खड़ी रही। हाथी नहीं था, आते भी नहीं दिख रहा था। सड़क की बत्तियों के उजाले में वह दूर से दिख सकता था। अगर सड़क से आता, हाथी नहीं आ रहा था, सोनसी ने कहा। रघुवर प्रसाद भी देखने लगे। कुछ देर बाद दोनों अंदर आ गए। आने का मन होगा तो आ जाएगा। दोनों रात भर सोए नहीं। बीच बीच में उठकर कभी सोनसी, कभी रघुवर प्रसाद दरवाजा खोलकर देख लेते। हाथी घर नहीं आया था। सुबह होते ही रघुवर प्रसाद खैरागढ़ बाड़ा भी गए। वहां आसपास हाथी नहीं था। सड़क के किनारे चाय की दुकान थी। दुकान अभी खुली नहीं थी। दुकानदार वहीं रहता था। वह उठ गया था। उससे पूछा। दुकानदार ने भी हाथी को नहीं देखा था। दूर खेत में किसान थे, उससे पूछने दूर जाना पड़ता। आसपास कोई नहीं दिख रहा था। जंजीर पेड़ के नीचे पड़ी थी। साधु का एक भी सामान बरामदे पर नहीं छूटा था। जंजीर भारी थी। कुछ देर बाद एक रिक्शा मिल गया। जंजीर रिक्शे में रख वे घर आए। रघुवर प्रसाद और सोनसी शाम के समय प्रायः दूर तक यूं ही इधर उधर घूमते ही हाथी दिख जाए। पड़ोसियों के न होने से अब सोनसी को खालीपन होने लगा। रघुवर प्रसाद के आने के समय वो सोचती कि रघुवर प्रसाद शायद हाथी पर बैठे हुए आते दिखे, पर रघुवर प्रसाद धीरे धीरे पैदल आते हुए दिखाई देते। पिता की चिट्ठी फिर आई थी कि बहू को पहुंचा जाओ। यह भी लिखा था कि रघुवर प्रसाद को छुट्टी न मिल रही हो तो बहू को बस में बैठा दो, अकेले चली आएंगी। सोनसी अकेले जाने को तैयार थी। सोनसी ने खुशी खुशी तैयारी की। एक छोटी टीन की पेटी और एक झोला, इतना सामान था। सोनसी अकेले जा रही थी। रघुवर प्रसाद रिक्शा बुला लाए। रघुवर प्रसाद ने सोनसी के खर्च के लिए 20 रुपया दिया था। अम्मा को देने के लिए 50 रुपया दिया। रिक्शे में बैठने के पहले सोनसी ने रघुवर प्रसाद का हाथ पकड़कर पूछा, गुस्सा हो? नहीं तो, रघुवर प्रसाद ने कहा। सोनसी सोने का कड़ा पहनी थी। चूड़ियों से हाथ भरा था। पैर की उंगलियों में बिछिया थी। बस छूटने को थी। रिक्शा में बैठे रघुवर प्रसाद ने हाथ के इशारे से ड्राइवर को रुकने के लिए कहा। सोनसी को चढ़ाकर वे जैसे ही उतरे बस रवाना हो गए। उतरते समय सोनसी ने उतावली से कहा था, तुम लीवाने जाओगे? नहीं आ पाऊंगा, छोटू के साथ आ जाना, रघुवर प्रसाद ने कहा। बस इस तरह रवाना हुई जैसे सोनसी को छीन कर ले गए। लौटते समय घर जाने के पहले वे गूलर की पेड़ की ओर चले गए। पेड़ पर लड़का नहीं था। घर के अंदर जाने का मन नहीं हो रहा था। बैठ जाने की इच्छा हो रही थी। कुछ देर बाद जब घर गए तो खटिया के पारे पर धूली बनियान चड्ढी टंगी उन्हें दिखी। सोनसी ने नहाकर बदलने को कहा। वे तालाब नहीं गए। बाल्टी में पानी भरा था, वहीं नहाने लगे। नहा धोकर जब कंघी कर रहे थे तब खिड़की से आती हवन की सुगंध थी। खाने का समय नहीं हुआ था। भूख भी उन्हें नहीं लग रही थी। तब भी वे खाने की तैयारी करने लगे। पूरी तरकारी थी। थाली कटोरी सोनसी अलग निकाल कर रख गई थी। आज का दिन था। महाविद्यालय जाने के लिए वे पहले ही निकल गए। रात भर अंधेरे का इतना साथ था कि दिन का उजाला उन्हें बहुत उजाला लग रहा था। उन्हें लगा एक सूर्य से इतना उजाला नहीं हो सकता, 2 सूर्य होंगे। सूर्य के डूबने के बाद जितना अंधेरा होता है वह एक सूर्य के डूबने से नहीं हो सकता था। कम से कम 2 सूर्य डूबते होंगे। वे टेम्पू के लिए 1.5 घंटा पहले आ गए। ताड़ के पेड़ों की पत्तियों की तरफ उनकी दृष्टि गई थी। उस पर दृष्टि पड़ने पर तार के चारों पेड़ों को उन्होंने एक साथ पेड़ जैसा देखा। पेड़ों को अलग अलग वे नहीं देखे। हाथी आता हुआ दिख सकता था। हाथी पर साधु भी बैठा हुआ दिख सकता था, परंतु यह सब हो सकने के पहले बीच में खाली टेम्पू आ गया था और वे बैठ गए थे। महाविद्यालय में विभागाध्यक्ष भी पहले आ गए थे। रघुवर प्रसाद विभागाध्यक्ष से बात करना चाहते थे। काम में व्यस्त विभागाध्यक्ष ने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। रघुवर प्रसाद से कक्षा में तख्ते पर बाएं हाथ से लिखते नहीं बन रहा था। चौक बार बार टूट जाती थी। वे दाहिने हाथ से लिखकर पढ़ाते रहे। रात को रघुवर प्रसाद की नींद खुली। कुछ देर बिस्तर पर पड़े रहे, फिर उठे, दरवाजा खोलकर बाहर आए। सड़क के किनारे नीम के पेड़ के नीचे खड़े रहे। सड़क की बत्ती का उजाला उन तक नहीं पहुंच रहा था। उनका मन हुआ कि रात के सन्नाटे में बोले, नहीं है। इस समय अपने घर के बाहर दूर वही आदमी भी देर से बैठा होगा जिसने रघुवर प्रसाद के नहीं है को सुना था। तब उसने कहा था, कौन नहीं है भाई। रात का वैसा ही वातावरण था। गूलर के पेड़ से पक्षी यूं ही फिर उड़ा था। अब की बार रघुवर प्रसाद को देख कर उड़ गया हो। पेड़ पर लड़का नहीं होगा, नहीं है जैसा वातावरण गहराया हुआ था, आया था। उससे रहा नहीं गया। उसने सोचा, पूछा जाए कौन नहीं है। उसने जोर से पूछा, कौन नहीं है। रघुवर प्रसाद ने सुना होगा। जवाब में उसके मुंह से निकला, सोनसी नहीं है।
कातर मन से निकला हुआ कि सोनसी नहीं है। जो भी हो, उसने सुना। वह आदमी ठंडी सांस लेकर सिर हिलाकर थोड़ी देर बैठा रहा होगा। असंतुष्ट हुआ सा कि उसे उत्तर मिल गया। वह घर के अंदर चला गया होगा। उस रात उसे नींद नहीं आई होगी। वह जानना चाह रहा था कि कौन नहीं है। अब मालूम हो गया, वह सोनसी को नहीं जानता था। जो भी हो, फिर भी वह रात को सो सकेगा। रघुवर प्रसाद का खिड़की से कूदकर उस तरफ जाने का मन नहीं हो रहा था। बूढ़ी अम्मा को अभी तक मालूम नहीं था कि सोनसी नहीं है। रात को सोनसी का जाना तय हुआ था और वह सुबह चली गई थी। कमरे के अंदर कोने में हाथी की मोटी लंबी जंजीर पड़ी थी। हाथी भी नहीं आ रहा था। सोनसी क्या हाथी पर बैठकर आ सकती थी? दरवाजा खोलकर वे आकाश को देख लेते थे। सोनसी की चिट्ठी है। सोनसी भी देख लेती होगी कि रघुवर प्रसाद की चिट्ठी है। कभी आकाश में बहुत तारे होते, कभी इक्के दुक्के दिखाई देते। इक्के दुक्के तारों का आकाश लिखने का समय नहीं मिला, जैसा या थोड़ी थोड़ी लिखी चिट्ठी जा रही हो। महाविद्यालय जाते समय वे गूलर के पेड़ के पास से होकर निकले। उन्होंने सिर उठाकर पेड़ को झांक लिया कि लड़का नहीं है, कोई पक्षी भी नहीं था। पेड़ों लोगों के बीच केवल वही हैं और कोई नहीं, जैसे अस्तित्व से वे सड़क पर चले जा रहे थे। लोग नहीं है, जैसे लोग उनके पास से आ जा रहे थे। टेम्पो नहीं है, जैसे एक दो खाली टेम्पो गुजर गए। टेम्पो रघुवर प्रसाद के लिए भी रुकने रुकने को हुआ था। एक टेम्पो में वे बैठ गए और उन्हें मालूम नहीं हुआ कि वे टेम्पो में बैठ गए। महाविद्यालय वे आते थे और उन्हें मालूम नहीं होता था कि वे महाविद्यालय आ जाते हैं। लड़कों को वे पहले जैसा अच्छा पढ़ाते थे। उनको पता नहीं चलता था। सब काम पहले जैसा चल रहा था, जैसे कुछ भी नहीं चल रहा था। सोनसू के सकुशल पहुंचने की चिट्ठी आ गई थी। छोटू ने चिट्ठी लिखी थी। शायद अम्मा ने लिखवाई हो या सोनसी ने। सोनसी लिख देती। रात के 8 बजे भात बना खाकर वह खिड़की से कूदे। बूढ़ी अम्मा की झोपड़ी की ओर से चूल्हे के धुएं की गंध आ रही थी। कुछ ठंडी हवा चल रही थी। आसपास कहीं पानी गिरा होगा। आकाश में बिजली चुपचाप चमक जाती थी। कड़कने की आवाज नहीं आती थी। इतना सन्नाटा था कि बिजली के चमकने से अंधेरे में जो दिख जाता था वह दिखने के भ्रम जैसा सचमुच का दिखता था। फिर अंधेरे में उसी समय नहीं दिखा जैसे हो जाता था। शायद उन्होंने अपने लिए ही कहा हुआ था कि सोनसी नहीं है। इसके उत्तर में सिर हिलाकर उन्होंने धीरे से कहा, हाँ, सोनसी नहीं है। उन्हें मालूम नहीं था कि उन्हें पगडंडी पर चलना था, पर पगडंडी को मालूम था। इसलिए वह रघुवर प्रसाद के चलने के रास्ते पर थी। रघुवर प्रसाद को टीले पर आना था या रघुवर प्रसाद को नहीं मालूम था? टीले को मालूम था। इसलिए जहां रघुवर प्रसाद आते वहीं टीला था। तालाब रघुवर प्रसाद के निहार में था। तालाब में तारों चंद्रमा की परछाई पड़ी रघुवर प्रसाद के निहार में हूँ। जुगनू रघुवर प्रसाद के सामने सोकर गए। कमल के फूल रघुवर प्रसाद को दिखने के लिए चंद्रमा के उजाले में थे। रघुवर प्रसाद एक चट्टान पर लेट गए। चट्टान ठंडी थी, चट्टान चिकनी थी, इसलिए गड़ नहीं रही थी। रघुवर प्रसाद की नींद खुली। वे कथरी ओढ़े हुए थे। बूढ़ी अम्मा रात को निकली होगी। रघुवर प्रसाद को सोया देख घर से कथरी लाई होगी। सुबह हो जाने के बाद बादलों से सूर्य देर से निकला था और पक्षी देर से चहचहाए थे। इसलिए रघुवर प्रसाद देर तक सोए। इधर उधर की जगह अभी अभी गोबर से लिपी गई थी। अल्पना और रंगोली थी। यहाँ की सब जगह सोनसी का रास्ता देख रही थी। सुबह उठकर रघुवर प्रसाद को लगा देर हो गई। वे दातौन कुल्ला करने लगे। कुल्ला करके उठे थे कि बूढ़ी अम्मा चाय लेकर आ गई। रघुवर प्रसाद ने इस तरह चाय ली कि बूढ़ी अम्मा ने तब प्यार से रघुवर प्रसाद के सिर पर हाथ रखा था। चाय पीकर रघुवर प्रसाद ने बूढ़ी अम्मा को सोनसी कब आएगी की तरफ देखा। 2-1 दिन में आ जाएगी की तरह जवाब में बूढ़ी अम्मा ने रघुवर प्रसाद की तरफ देखा। बूढ़ी अम्मा ने कहा, भात खाकर जाता। रघुवर प्रसाद ने कहा, हाँ। महाविद्यालय के बरामदे में एक साइकिल 2-4 दिन से लवारिस पड़ी थी। गणित विभाग के दरवाजे के सामने ही बरामदे से टिकी थी। विभागाध्यक्ष का ध्यान एक दिन गया था। साइकिल से आने की आदत न होने के कारण वे ही भूल गए होंगे। आपकी है? बरामदे की साइकिल को दिखाते हुए विभागाध्यक्ष ने रघुवर प्रसाद से पूछा। रघुवर प्रसाद ने सिर हिलाकर नहीं कहा। ऐसा तो नहीं कि 2-1 दिन पहले साइकिल लाए हो और भूल गए? विभागाध्यक्ष ने फिर पूछा। नहीं सर, मैं तो रोज टेम्पो से आता हूँ। चपरासी से पूछते हैं। चपरासी को बुलाकर उन्होंने पूछा, यह किसकी साइकिल है? 2 दिन से पड़ी है। 4 दिन से तो मैं देख रहा हूँ महाराज, चपरासी ने कहा। तो बताना नहीं था? विभागाध्यक्ष ने इधर उधर और लाइन में खड़ी कुछ साइकिलों को देखा कि इनमें से एक आध भूली हुई साइकिल हो। रघुवर प्रसाद, याद करो, क्या 4 दिन पहले तुम साइकिल से आए थे? नहीं, याद करिए। याद है। इस साइकिल का ताला खुला है, रघुवर प्रसाद ने फिर कहा।
ऐसे में इसकी चोरी हो सकती है। साइकिल की चोरी। साइकिल में ताला लगाकर यहाँ भूल जाता, विभागाध्यक्ष ने कहा। पता नहीं किसकी साइकिल है, रघुवर प्रसाद बड़बड़ाए। किसी की भी हो, अब चोरी नहीं की जानी चाहिए। रघुवर प्रसाद, तुम साइकिल में ताला लगाओ और चाबी अपने पास रखो। नहीं, मैं साइकिल रखने को थोड़ी ही कह रहा हूँ, चाबी रखने को कह रहा हूँ। रघुवर प्रसाद को बार बार लग रहा था कि विभागाध्यक्ष उनसे साइकिल रखने को कह रहे हैं ताकि वह साइकिल से आना जाना करते रहें। इसलिए उन्होंने कहा कि मैं दूसरे की भूली हुई साइकिल नहीं चलाऊंगा। रघुवर प्रसाद, भूली हुई साइकिल चलाते चलाते याद आ जाएगी कि तुम्हारी साइकिल है, तब तुम याद की हुई साइकिल चलाते रहना। चपरासी देख रहा था कि गाय भैंसों का झुंड जहां साइकिलें खड़ी हैं वहां पहुंच रहा है। भैंस के धक्के से एक भी साइकिल गिरेगी तो सब साइकिलें गिर जाएंगी। चपरासी सोच रहा था कि विभागाध्यक्ष को बता दें कि गाय गोरू से साइकिल गिर जाएंगी। वह हकला रहा था कि विभागाध्यक्ष को बता दें। वह हाँकना भी जा सकता था पर जानबूझकर नहीं गया। उसे लग रहा था कि गाय भैंस साइकिल को बचा कर चलती हूँ। ऐसा हुआ भी। गलत तो बरामदे के आखिरी में बैठी हुई गाय थी। बरामदे पर बैठी हुई गाय कोई गाय भूल गया था जैसी बैठी थी। जिसकी गाय है उसे याद आएगी तब हाँक कर ले जाएगा। याद किया हुआ जो दुनिया में उसे अधिक भूला हुआ दुनिया में था। आज का दिन था। महाविद्यालय जाने के लिए रघुवर प्रसाद खड़े हुए। ताड़ के पेड़ों को उन्होंने देखा पर उन्हें यह मालूम नहीं था कि उन्होंने ताड़ के पेड़ों को देखा है। हाथी के आने की दिशा से उन्होंने उसी तरह एक साधु को साइकिल पर आते देखा। वह हाथी वाले साधु जैसे देखा कि हाथी के चले जाने के बाद अब साइकिल पे आ रहा हो। दाढ़ी होने के कारण चेहरे में समानता थी। नाक नक्श जिसमें अंतर होता था वह एक जैसी दाढ़ी में छुपे हुए होते। समीप आने पर मालूम हुआ कि दूसरा साधु है। साधु ने साइकिल खड़ी की। रघुवर प्रसाद की तरफ उसने मुस्कुरा कर देखा। वह तंबाकू खाने रुका था। उसके मुस्कुराने से रघुवर प्रसाद का मन खटका था कि साधु उसे साइकिल पर बैठने के लिए न कह दे। हाथी तब तो ठीक था। साइकिल पर डबल सवारी महाविद्यालय जाने में मेहनत लगती। हवा विपरीत दिशा की थी। साधु जब गया तब ऐसा नहीं लगा कि एक साइकिल की जगह साइकिल ले जाने से निकल आई हूं। जब वह गया था तब भी आसपास बहुत साइकिलों की जगह थी। टेम्पू कुछ देर बाद आया था। रघुवर प्रसाद टेम्पू से साइकिल वाले साधु से बहुत आगे निकल गए थे। महाविद्यालय पहुंचकर उन्होंने ध्यान दिया कि बरामदे वाली साइकिल वहां नहीं थी। रघुवर प्रसाद ने चपरासी से पूछा। चपरासी को भी मालूम नहीं था। उनसे रहा नहीं गया। उन्होंने विभागाध्यक्ष से पूछा, साइकिल दिख नहीं रही है क्या? आपने उसे सुरक्षित रखवा दी है? नहीं तो वहां नहीं है क्या? नहीं। गंभीर होकर रघुवर प्रसाद ने कहा, तब तो चोरी चली गई। साइकिल में ताला लगाकर रख देना था। मैं भूल गया। मैं भी भूल गया। अब क्या करें? जिसकी साइकिल थी वही ले गया हो। अगर ताला लगा देते तो वह अपनी साइकिल नहीं ले जा पाता। हो सकता है। रघुवर प्रसाद सोच रहे थे कि साइकिल साधु की होगी जिसे उन्होंने आज साइकिल पर जाते हुए देखा था। 4 दिन के लिए अपनी साइकिल छोड़कर चला गया और कल उठा ले गया। मैंने आज एक साधु को साइकिल चलाते हुए देखा था। हाथी वाला नहीं, दूसरा साधु। शायद वह साइकिल वाला साधु हो। महाविद्यालय की तरफ जा रहा था। अच्छा, विभागाध्यक्ष ने कहा। तंबाकू खाने पान की दुकान में रुका था। आपसे साइकिल पर बैठने के लिए तो नहीं कहा? नहीं, वह हाथी वाला साधु का भाई लग रहा था। साइकिल पर बैठकर हाथी को ढूंढने आया हो। आपसे साइकिल पर बैठने के लिए कहता तो क्या बैठ जाते? नहीं, यह ज्यादती होती। डबल सवारी में मेहनत लगती है। यदि कम समय हो तो शायद बैठ जाता। आधी दूर मैं भी डबल चलता। उसके करियर में बरगद की डाल तो नहीं लदी थी। क्योंकि दृष्टि से रघुवर ने विभागाध्यक्ष की तरफ देखा। साधु की साइकिल बरगद की डाल ढाती है। महाविद्यालय के आगे तालाब में जहाँ साधु हाथी नहलाता था वहाँ साइकिल वाला साइकिल नहलाने ले जा रहा था। रघुवर प्रसाद साइकिल को नहलाने के बदले धोने भी कह सकते थे। शायद इसी के जवाब में विभागाध्यक्ष ने कहा, नहलाने जा रहा होगा या नहीं, नहलाने ले जा रहा होगा। जी रघुवर प्रसाद कुछ समझ। रघुवर प्रसाद, देखना आजकल में तुम्हारे घर के सामने कोई अपनी साइकिल लवारिश छोड़कर चला जाएगा। क्यों? ऐसे ही उसे रेलगाड़ी से इलाहाबाद या काशी जाना हो तब क्या करेगा? साइकिल में ताला लगाकर वह अपने घर में नहीं रख लेगा। घर कहाँ, डेरा होगा पेड़ के नीचे खंडहर के बरामदे में। वहां से साइकिल चोरी चली जाएगी। साइकिल से परेशानी नहीं होगी। घर के बाहर चाहे 1 या 2 साइकिल छोड़ दें। साइकिल धूप पानी खाते बाहर खड़ी रहेगी। तुमको यह अच्छा नहीं लगेगा और तुम उसे घर के अंदर रख लोगे। नहीं, मैं पुलिस में रिपोर्ट लिखवा दूंगा। घर के अंदर नहीं रखूंगा। रघुवर प्रसाद सोच रहे थे कि साइकिल वाला साधु और हाथी वाला साधु दोनों एक दूसरे को जानते होंगे।
वे किसी साइकिल से महाविद्यालय गए तो रास्ते में अचानक साइकिल वाला साधु उनके साथ हो जाएगा और महाविद्यालय तक उनके साथ रहेगा। लौटते समय भी यही हो सकता है। रोज रोज न हो, टेम्पो पर आना जाना ठीक है, पर जाने के नाम पर अनिश्चित खड़ा रहना अच्छा नहीं लगता। आज के दिन भी सोनसी की याद आ रही थी। आते जाते लोग, पेड़, मकान, सड़क, आवाजों को देखते सुनते थे, पर सोनसी की याद आती थी। सड़क पर किसी से बात करते तो याद आती। आकाश में उन्हें एक जगह काले बादल का छोटा टुकड़ा दिखा जो धीरे धीरे सड़क रहा था। उन्हें कसौटी वाली चट्टान की याद आई। काले बादल पर उन्हें चांदी और सुनहली सूर्य किरण के से चिन्ह दिखे। इस याद आने में कुछ तारतम्य हो सकता था, पर दिन की सड़क पर चलते चलते उन्हें रात की पगडंडी पर जाने की याद आ रही थी। पगडंडी में गोबर लिपी थी और आगे कुछ देर सोनसी के जाने का आभास हुआ था कि वे सोनसी के पीछे पीछे थे। इसमें भी थोड़ा तारतम्य हो सकता था। घर के सामने आकर वह थोड़ी देर ठिठक कर खड़े हुए। वे पैदल नहीं, हाथी पर बैठकर आने को याद कर रहे थे। साथ में सोनसी थी कि हाथी नीचे बैठे तो वे उतरे, फिर सोनसी उतरे। हाथी बैठ नहीं रहा था और वे रुके रहे। याद आने में किसी वर्ष, दृश्य, समय इत्यादि का बहुत आधार या तारतम्य नहीं हो पा रहा था। खाली कमरे के अंदर घुसे ही थे कि पड़ोसन ने पुकारा, रघुवर प्रसाद। वे बाहर आए। आज जल्दी छुट्टी हो गई? पड़ोसन ने पूछा। हाँ, उन्होंने कहा। चाय पियोगे? नहीं कहकर वे अंदर चले गए। थोड़ी देर चारपाई पर लेटे रहे। फर्श पर हाथी की मोटी जंजीर बिखरी पड़ी थी। उठकर उन्होंने उसे समेटा। बाहर आए तब दूसरी पड़ोसन अपने दरवाजे के सामने खड़ी थी, जैसे रघुवर प्रसाद का रास्ता देख रही थी। बहू कब आएगी? उसने पूछा। आजकल में आ जाएगी। उसकी चिट्ठी आई थी? नहीं, छोटू की आई थी। खाना खाए थे? हाँ। क्या बनाए थे? कल का रखा था। शाम को घर आकर खा लेना। बाद में खा लूंगा, कहकर अंदर चले गए। खटिया पर लेटे और सो गए। सोनसी की बस शाम को आई। रास्ते में खराब हो गई थी। 3 घंटे बनने में लगे। बस आम के ऊंचे पेड़ के पास रुकी थी। बस के रुकते ही पेड़ से एक बंदर बस की छत पर कूद गया था। सामान उतारने के लिए कुली जब बस में चढ़ने लगा तब उसे बंदर दिखा। एक झुकी आम की डाली पर कूदकर बंदर भाग गया। बस के ऊपर सामान लादा था। बोरों में भट्टे, गोभी, मिर्च भरी थी। सोनसी ने रास्ते भर जगह जगह बंदर के झुंड देखे थे। एक बार चलती बस के सामने से 2 बंदरों ने एक के पीछे एक सड़क पार की थी। बस स्टैंड एक छोटा खाली मैदान था जिसके चारों तरफ ज्यादातर आम के पेड़ थे। पेड़ों में तोते बैठे हुए थे। झुंड के झुंड तोते आते और झुंड के झुंड उड़ जाते थे। 2-1 तोते रह जाते थे। पेड़ के नीचे एक टोकरी में ताजे जाम लेकर जाम वाली बैठी थी। एक तोता जाम की टोकरी में आकर बैठ गया था और जाम को कुतरने लगा था। कुतरा हुआ जाम अंदर से लाल दिखने लगा था। तभी तोता अचानक उड़ गया। जाम वाली ने भगाया नहीं था, बल्कि तोता उड़कर उड़ न जाए इसलिए हिलडुल भी नहीं रही थी और मूर्तिवश बैठी थी। जब तोता उड़ गया तो जाम वाली तोते के अधखाए जाम को खाने लगी। सोनसी बस से उतरी, पिछोड़ी ओढ़े खड़ी थी कि एक रिक्शे वाला रिक्शा लेकर आया। भैया, बस से साइकिल उतरवा देना, रिक्शे वाले से उसने कहा। बस के ऊपर चढ़े कुली ने रिक्शे वाले को साइकिल पकड़ाई। रिक्शे वाले से साइकिल गिरते गिरते बची थी। तब भी सोनसी ने भी साइकिल संभालने की कोशिश की थी। सोनसी पेटी झोला लेकर रिक्शे में बैठ गई थी। तब रिक्शे वाले ने साइकिल रखी। साइकिल पकड़े सोनसी बैठी थी। रिक्शा के चलते ही तोते का एक झुंड रिक्शे के ऊपर से उड़ा था। तोते का झुंड सोनसी के घर की तरफ उड़ा था। सोनसी ने दूर से घर को देखा तो उसने गहरी सांस ली। सांस लेने से उसे किसी फूल की सुगंध आई थी। घर पहुंचते पहुंचते और शाम हो गई थी। आते जाते कहीं रास्ते में रघुवर प्रसाद को देख लेती, ऐसा वो कह रही थी। रिक्शे वाले को वह रास्ता बताते जा रही थी। घर का दरवाजा बंद था। साइकिल नीचे उतारकर हैंडल में झोला टांगकर रिक्शा वाला चला गया। पेटी को सोनसी ने उतारा था। पेटी लेकर वह दरवाजे के पास आई तो एक के बाद एक पड़ोस के दोनों दरवाजे खुल गए। सोनसी बहुत खुश थी। बड़ी देर लगा दी, मुस्कुराकर पड़ोसन ने कहा। बड़ी जल्दी आ गई, दूसरी पड़ोसन ने हंसते हुए कहा। सोनसी ने दोनों के पैर छुए और चुपचाप खड़ी रही। वह स्वस्थ और अधिक सुंदर लग रही थी। कमरे के अंदर रघुवर प्रसाद की आवाज नहीं थी। खिड़की से उस तरफ चले गए होंगे। खिड़की से कूदकर दौड़ते हुए रघुवर प्रसाद के पास जाने की उतावली सी शांत खड़ी थी। अंदर जाओ ना, एक पड़ोसन ने कहा। अंदर जाने के लिए उसे 3 कदम चलना पड़ता। दूसरी पड़ोसन को दया आ गई। उसने कहा, अच्छा जा, और अपना दरवाजा धीरे से बंद कर लिया। दूसरी ने भी दरवाजा बंद कर लिया। सोनसी ढेर साड़ी, चूड़ी और छुन छुन करने वाली पैर पट्टी पहनी थी।
दबे पांव वह 3 कदम चली। दरवाजा खुला था। रघुवर प्रसाद खटिया पर लेटे लेटे सो गए थे। उसने धीरे से पेटी को अंदर रखा, दरवाजा बंद किया। साइकिल बाहर ही रह गई थी। उसमें ताला नहीं था। साइकिल में पिछौरी और झोला लटक रहा था। वह रघुवर प्रसाद के पास गई। धीरे से वह लेट गई। रघुवर की पीठ जहां उघारी थी वहां उसने अपना हाथ छुआया और बिना हिले डुले कई दिनों की थकी सी उस नींद आ गई। आधी रात को रघुवर प्रसाद सोते में मालूम हुआ कि सोनसी आ गई हैं और उसके पास सोई हैं। उन्होंने बहुत गहरी नींद में और भी गहरी नींद में सोई सोनसी से कहा, मुंह इधर कर लो। सोनसी करवट लेकर रघुवर प्रसाद की तरफ घूम गई और सोए हुए रघुवर प्रसाद ने सोई हुई सोनसी को चूमा तो सोनसी हवा में तैरने लगी। रघुवर प्रसाद को हवा में तैरना नहीं आता था। वे डूब गए। वे डूबते हुए वे गहरी सांस ले रहे थे। पानी में तो डूबे नहीं थे जिसमें वे सांस रोकना पड़ता। सोनसी ने नींद में ही चूड़ियों को हाथ के ऊपर से कस कर लिया था कि बजे नहीं। हवा के किनारे जब सोनसी लगी तो वहां एक ठंडी हवा का झोंका रखा हुआ था। उसमें रात रानी की गंध थी, जैसे ठंडी हवा के झोंके की पोटली में रखी हो। ठंडी हवा के झोंके के चारों तरफ गंध का जंगल था। इस गंध का स्पर्श जंगली और खुरदुरा था, जैसे खरोच आ गई। सोती हुई सोनसी से रघुवर प्रसाद नींद में बड़बड़ाए, रात रानी। इसे सोनसी ने पानी सुना। उसकी उठने की इच्छा नहीं हो रही थी। वह शायद सपने में थी, इसलिए सपने में उठने लगी हूं कि रघुवर प्रसाद को पानी पीना है। जिस आकार में सोनसी लेटी हुई थी उससे उसी तरह के सटे आकार में रघुवर प्रसाद थे और सोनसी का आकार रघुवर प्रसाद के आकार से बंधा हुआ था। रघुवर प्रसाद को खोलते सोनसी से नहीं बन रहा था। सोनसी रघुवर प्रसाद से बंधे हुए उसने हाथ लटकाकर टटोला कि रघुवर प्रसाद ने पानी का लोटा रखा हो। पानी का लोटा नहीं था। तभी उसने जमीन पर पड़े हुए एक कपड़े के पहनावे को टटोला तो उसका पोलका था। वह पोलका उठाकर पहनना चाहती थी पर सो गई और लटके हाथ से पोलका धीरे धीरे छूट गया। चलो उठो, रघुवर प्रसाद ने कहा। सोनसी ने सुना, मत उठो। रघुवर प्रसाद उठना चाहते थे। सोनसी को अपने से खोलने का मन नहीं हो रहा था। तब सोनसी ने कहा, तुम मुझसे गुस्सा हो? मैं आज महाविद्यालय नहीं जाऊंगा। महाविद्यालय जल्दी जाऊंगा। सोनसी ने सुना। क्यों? सोनसी ने पूछा। ऐसे ही, रघुवर प्रसाद ने कहा। सुनो, मैं पिता की साइकिल लेकर आई हूँ। कहाँ है? उत्सुकता से उन्होंने पूछा। वे जल्दी से उठे थे। खटका जलाकर देखा, कमरे में साइकिल नहीं थी। बाहर तो नहीं रह गई? ताला भी नहीं लगाई होगी। चोरी चली गई। हड़बड़ाकर सोनसी उठी, सिटकनी खोलकर बाहर आई। है, उसने गहरी सांस लेकर कहा। साइकिल में पिछौरी और झोला उसी तरह टंगे थे। रघुवर प्रसाद साइकिल अंदर ले आए। बिजली उजाले में उन्होंने साइकिल की अच्छी तरह से देखा था। कमरे की बत्ती बुझाकर दोनों लेट गए। तब सोनसी ने बताना शुरू किया कि पिताजी ने साइकिल ठीक कराई थी। छोटू ने काले रंग से पेंट किया था। पिताजी इसलिए नहीं आए कि आने जाने में खर्च होता। साइकिल में खर्च हो चुका था। छोटू की परीक्षा थी नहीं तो वहीं आ जाता। दोनों बात करते हुए खिड़की की तरफ देख रहे थे। खिड़की के पास खिड़की से आते जाते हुए उजाले और जाते हुए अंधेरे से ऐसा बन रहा था कि हाथी का सूंड प्रश्न चिन्ह की तरह उठा हुआ है। सोनसी का सिर रघुवर प्रसाद की बांह पर था। वह बोली कि हाथ उठा लो, दुख रहा होगा। रघुवर प्रसाद ने सोनसी को उठने नहीं दिया। कहा, नहीं दुख रहा है। सुबह करीब 8 बजे विभागाध्यक्ष स्कूटर से रघुवर प्रसाद के घर के सामने से गुजरे। उन्होंने एक साइकिल रघुवर प्रसाद के घर के सामने खड़ी देखी। उन्होंने सोचा, रघुवर प्रसाद के घर के सामने कोई साइकिल लवारिस तो नहीं छोड़ चला गया। वे जल्दी में थे, नहीं तो रुकते। घर के सामने का नीम का पेड़ रघुवर प्रसाद के घर के सामने इस तरह था कि उसे किसी ने नहीं छोड़ा था। विभागाध्यक्ष ने नीम के पेड़ की तरफ ध्यान न दिया हो। अनुकथन। विनोद कुमार शुक्ल की प्रारंभिक कहानियों ने ही सचेत पाठकों को चौकन्ना कर दिया था।